पेपर के टाइम है ना एक बच्चे का मेल आया कि भैया मैं ना बहुत ज़्यादा परेशान चल रहा हूँ, मेरे को ना कुछ भी नहीं आता पेपर का और मैं ना सुसाइड कर लूँगा। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो डिग्री लेके घूम रहे हैं, कोई फायदा नहीं है। पढ़ाई के साथ साथ आपके पास है ना स्किल होनी बहुत ज़रूरी है। मैं क्या करता था उस टाइम, इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं होता था मैं कि किसी अकेडमी में जाके ये पूछ लूँ कि भाई वैकेंसी है क्या। आप घर पे बैठ के भी, अगर आप में डिसिप्लिन है, अगर आप में डेडिकेशन है, तो आप घर में बैठ के भी बहुत अच्छी रैंक निकाल सकते हो। हाँ, मेरे अखबार में वो आया था, फोटो आया था, बैनर लगे थे, स्कूल में बैनर लगे थे, और उस टाइम हमारी एजुकेशन मिनिस्टर थी स्मृति ईरानी मैम। बहुत सारे हमारी टीम में ऐसे बच्चे भी हैं जो कॉलेज स्टूडेंट है, वो वीडियो एडिटिंग करते हैं, कोई थंबनेल डिजाइन करता है, तो वो पढ़ाई भी कर रहे हैं कॉलेज में, लेकिन साथ साथ कोई स्किल भी सीख रहे हैं, उससे अर्न भी कर रहे हैं। मेरे को जो सबसे बड़ा ऑफर आया था 1 साल पहले आया था, नाम नहीं बताऊंगा मैं कंपनी का, लेकिन दैट वाज 2.5 CR। ये झूठ है ये बात कि एजुकेशन फ्री में है, ये कभी से एजुकेशन फ्री थी नहीं, हमेशा से एजुकेशन एक बिजनेस ही रहा है। ब्रेकअप हो गया, मास्टरबेशन वाली जो प्रॉब्लम है, या एग्जाम स्ट्रेस है, ये जितनी भी प्रॉब्लम है, तू अकेला नहीं है। लेकिन फिर कोरोना टाइम आया, जब लॉकडाउन वगैरह लगा, तो हमारी घर में थोड़ी फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी खराब हो गई। पीडब्ल्यू का सबसे बड़ा कंपटीशन अनअकैडमी नहीं है, पीडब्ल्यू का सबसे बड़ा कंपटीशन बायजूस नहीं है, पीडब्ल्यू का सबसे बड़ा कंपटीशन यूट्यूबर है। तो वो घर बैठे बैठे जो मतलब इंडिया के जो टॉप टीचर्स हैं, उनसे घर बैठ के बिल्कुल फ्री में वो पढ़ सकता है। आपका सबसे बड़ा सपोर्टर, सबसे पहले आपके लिए ताली बजाने वाले जो इंसान होंगे वो आपके पेरेंट्स होंगे। और बच्चे ना सच में बचपन में ये सोचते हैं कि यार मेरे पेरेंट्स है ना मेरे दुश्मन है। एक बच्चा ना फैमिली के साथ आता है, वो भी नहाते नहाते ना मेरे पास आके बोलता है धीरे से, गौरव भैया हो ना आप। तो मैंने कहा यही जगह मिली थी पहचानने के लिए। बच्चों को हमारे जो फ्रीडम फाइटर है उनके नाम नहीं पता है ना, जिन्होंने देश के लिए जान दे दी, किसने क्या किया वो कुछ नहीं पता उनको, लेकिन समय रहना क्या कर रहा है वो चीज़ पता है। बायजूस मेरे हिसाब से नुकसान में चल रहा है। हाँ सर, बिल्कुल नुकसान में चल रहा है। एक टाइम पे उनकी जो वैल्यूएशन थी वो $22 बिलियन थी, लेकिन अब तो 1 बिलियन हो गई है। ऐसा क्यों हुआ? दुनिया के सबसे अमीर इंसान है, उनसे ना एक इंटरव्यू में पूछा गया था कि आपका ना स्क्रीन टाइम कितना है, 1 मिनट था। 10th में सबसे बेस्ट बुक रेकमेंड करूंगा मैथ्स के लिए, दैट इज RD शर्मा। और ये शोबाजी वाली जो चीज है ना सर, ये 4 दिन का शौक है, 5वें दिन है ना आप वहीं पे आ जाओगे, आपको रियलिटी समझ में आ जाएगी कि जो पेरेंट्स बोलते थे वो सच था। आप की डिग्री डिसाइड ही नहीं करती, आपके परसेंटेज है ना डिसाइड ही नहीं करते कि आपकी लाइफ का जो बी पॉइंट है ना वो कहाँ जाके रुकेगा। वेलकम टू द PWS शो एंड आज का पॉडकास्ट उन सभी स्टूडेंट के लिए है जो कई बार कंप्लेन करते हैं अपनी फैमिली में कि हमें पर्टिकुलर ये सुविधा चाहिए ताकि हम पढ़ सकें। इस पॉडकास्ट में आपको सीखने को मिलेगा कि कई बार होता है हम कुछ सुविधाओं के साथ भी अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सकते हैं। एजुकेशन में सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम आती है वो डिस्ट्रैक्शन होता है। डिस्ट्रैक्शन हमारा सोशल मीडिया होता है और शोबाजी होती है, जैसे लाइक हम किसी से कंपेयर करते हैं अपने आप को। तो वो चीज़ों पे ध्यान देना है। अच्छा रिजल्ट कैसे लाना है इस पॉडकास्ट में आपको सीखने को मिलेगा। और कोई एज अ टीचर करियर बनाना चाहता है तो वो अपना करियर कैसे बना सकते हैं, क्योंकि आज की डेट में देखोगे आप हर चीज़ सोशल मीडिया पे अवेलेबल है। आप एक छोटा सा सेटअप बना सकते हो, स्टूडियो सेटअप, और ऑनलाइन आप पढ़ा सकते हो। आज जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, गौरव सर, ये अपने हाई स्कूल में टॉपर रह चुके हैं, 100% मार्क्स लाए हैं। तो कह सकते हैं जो हमारे सोसाइटी में एक गेम चेंजर बन के आए हैं। नॉर्थ इंडिया में ऑलमोस्ट 7 लाख से 8 लाख स्टूडेंट इनसे पढ़ते हैं और काफ़ी यूनिक स्टाइल में पढ़ाते हैं ये, और फीडबैक भी लेते हैं आफ्टर रिजल्ट कि कैसा रहा। एक समय होता था एजुकेशन में हम ना टीचर से काफ़ी डरते थे, हम कई चीज़ें शेयर नहीं कर पाते थे, हमारी पर्सनल प्रॉब्लम, प्रोफेशनल प्रॉब्लम हम शेयर नहीं कर पाते थे। गौरव सर ने हमें बताया कि वो कैसे अपने स्टूडेंट को कन्विंस करते हैं थ्रू उनके पर्सनल प्रॉब्लम और प्रोफेशनल प्रॉब्लम को भी। तो ये पॉडकास्ट उन सभी स्टूडेंट के लिए है जो अपने फ्यूचर को लेके परेशान होते हैं, क्या स्ट्रीम लेना चाहिए, कैसे एजुकेशन पढ़ाई की तैयारी करनी चाहिए, 12th में कैसे क्रैक करना चाहिए, हमें सब्जेक्ट वाइज पढ़ाई कैसी करनी चाहिए, सब्जेक्ट कैसे चूज करना चाहिए, इंटरेस्ट कैसे बढ़ाना चाहिए हर सब्जेक्ट में। ये पॉडकास्ट पर्टिकुलर उन सभी स्टूडेंट के लिए है एंड पेरेंट्स के लिए भी। पेरेंट्स जो कई बार होता है, पेरेंट्स का एक ना फोर्स करते हैं अपने बच्चों पे कि हमारे बच्चे तो ये बनेंगे, और कंपेयर भी करते हैं। तो इस पॉडकास्ट में उनके लिए भी एक लेसन है कि अपने बच्चे पे फोर्स नहीं करना है। और काफ़ी सारी इंसाइट है इस पॉडकास्ट में जो आपकी लर्निंग और लाइफ में काम आएगा।
तो थैंक यू सो मच वंस अगेन एंड देखते रहिए वीडियो और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो आपका सर स्वागत है हमारे शो PWS में। थैंक यू सो मच सर फॉर हैविंग मी। और कह सकता हूँ मैं कि रोहतक का नंबर 1 टीचर हमारे साथ हैं आज। हाँ सर, कह सकते हैं। क्योंकि मैं आपका काफ़ी सारे वीडियो देखा, शॉर्ट्स देखा, बच्चों के साथ आप ऐसे घुले मिले हो जैसे लग रहा है बच्चे आपके साथ क्रिकेट खेल रहे हो। सर पता है क्या होता है ना, मैं ये सोच के पढ़ाता हूँ बच्चों को कि यार वो बच्चे नहीं हैं। हाँ, मेरा ये रहता है कि यार मैं ना, अभी देखो बच्चा क्या है ना, जब ऑफलाइन में जाता है तो अपने टीचर को के साथ सारी चीज़ें अपनी शेयर नहीं कर पाता, अपनी प्रॉब्लम्स वगैरह। तो मैं चाहता हूँ कि यार मैं ना बच्चों के साथ एक पर्सनल जो कनेक्ट होता है ना, वो बना के मैं बच्चों को पढ़ाऊँ, पढ़ाना भी, और साथ में ना बच्चों को जो दुनियादारी वाली जो चीज़ें हैं, जो रियल लाइफ में जो उनके काम आएंगी, वो चीज़ें मैं सिखाने की कोशिश करता हूँ। तो मैं बच्चों का ना भैया बन के उनको ज़्यादा गाइड करता हूँ, जिसमें वो अपनी जो प्रॉब्लम है वो भी मेरे साथ शेयर कर पाते हैं बिना हिचकिचाहट के। लेकिन वो चीज़ है ना, वो अपने पेरेंट्स के साथ या अपने जो उनके टीचर है उनके साथ शेयर नहीं कर पाते। हाँ, तो ये दिक्कत आती है। तो वो जो प्रॉब्लम है वो फिर मैं कोशिश करता हूँ कि बच्चे मेरे साथ बिल्कुल है ना बिंदास तरीके से मेरे साथ शेयर कर सके। तो ये मानते हो इस चीज़ की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जब हम लोग पढ़ रहे थे स्कूल में तो सर का एक ऑरा बना होता है कि सर के पास मैं इतनी ही बात कर सकता हूँ, या क्वेश्चंस भी तो इतना ही पूछ सकता, उसके बाद खत्म। उसके बाद है ना टीचर जो सर है हमारे गुस्सा कर देंगे। हाँ, और वो भी रिएक्शन भी सुनना होता है, कहीं गुस्सा तो नहीं हो जाएंगे। हाँ, थोड़ा डर डर के बात करनी होती थी टीचर से। तो मैं यही कोशिश करता हूँ कि सर जो बैरियर है ना, जो एक टीचर और एक स्टूडेंट के बीच का जो बैरियर है वो ना रहे, और बच्चा ना अपनी सारी प्रॉब्लम मेरे साथ शेयर कर दे। और आती भी है, कई बार बच्चा ने इस चीज की लिबर्टी बहुत ज्यादा ले लेता है, तो सारी प्रॉब्लम ही बता देता है। हाँ, मेरे को मेल आते हैं, भैया मेरा ब्रेकअप हो गया, मैं क्या करूँ, मेरा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा। अब मैं मेल पे कैसे उसका जवाब दूं? तो कई बार मतलब एक बार तो एक मैं आपको बताता हूँ कहानी क्या हुआ। पेपर के टाइम है ना, एक बच्चे का मेल आया कि भैया मैं ना बहुत ज़्यादा परेशान चल रहा हूँ, मेरे को ना कुछ भी नहीं आता पेपर का, और मैं ना सुसाइड कर लूँगा। अब कई बार है ना मन करता है कि यार इसको ना फ़ोन करके बताओ, फिर डर भी लगता है कि यार इसको फ़ोन कर दिया और इसने सच में कर भी लिया तो मैं कहीं फंस ना जाऊँ। हाँ, क्योंकि पुलिस रिकॉर्ड देखेगी किससे लास्ट में कॉल हुई है, तो चक्कर कट जाएंगे। तो कई बार बच्चा इतना फ्रैंक भी हो जाता है, फिर इसका कोई बीच का रास्ता निकालते हैं, उसके पेरेंट्स का नंबर लेते हैं, पेरेंट्स को कॉल करते हैं इंस्टेड ऑफ एक बच्चे से बात करने के कि भाई आपका बच्चा इस टाइप से चल रहा है, थोड़ा उससे बात करो, उसको समझाओ। तो कई बार ऐसा भी हो जाता है। ओहो, ये तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गया एक्चुअली ना। हाँ, हो जाता है सर, हर तरह के बच्चे मिलते हैं, हर तरह। कई बार फॉरेन से भी बच्चों के मेल आते हैं, मैसेज आते हैं, मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ, मेरे को ये दिक्कत आ रखी है, वो दिक्कत आ रखी है। तो बच्चा पर बिंदास है, बच्चे की हेल्प करते हैं हम पूरी तरीके से। ओके, एजुकेशन सिस्टम में आपको क्या लगता है, जैसे आपने स्टार्ट किया ट्यूशन पढ़ाना, आपको पर्सनली अपने लेवल पे क्या कमी लगती थी जब हम लोग पढ़ते थे या आप पढ़ते थे? सर हमारे टाइम पे ना सबसे बड़ी दिक्कत थी कि मेरे पास है ना लिमिटेड टीचर्स थे, कि भाई मैं स्कूल में ही पढ़ूंगा, है ना, जो स्कूल वाले टीचर हैं वही सब कुछ है मेरे लिए। मेरे को कोई डाउट आता है तो यही टीचर है जो मेरे डाउट सोल्व करेंगे, यही टीचर है जो किताब वाली चीज़ें मेरे को पढ़ाएंगे। लेकिन अब मैं ये मानता हूँ बहुत अच्छी चीज़ हो गई है कि अगर किसी बच्चे को स्कूल वाले टीचर का समझ नहीं आता या ट्यूशन वाले टीचर का समझ नहीं आता, तो वो घर बैठे बैठे जो मतलब इंडिया के जो टॉप टीचर्स हैं उनसे घर बैठ के बिल्कुल फ्री में वो पढ़ सकता है। तो अब है ना बच्चों के पास टीचर्स के जो ऑप्शन है ना बहुत ज़्यादा खुल गए हैं। तो अगर पहले टीचर का समझ नहीं आया तो दूसरे के पास चले जाओ, दूसरा का नहीं आ रहा तीसरे के पास चले जाओ। तो ये मैं मानता हूँ बहुत अच्छी चीज़ हुई है, मल्टीपल ऑप्शन रह गए। हाँ, ऑनलाइन एजुकेशन ने बहुत सारी चीज़ें अच्छी कर दी हैं। पहले क्या होता था कि जो लड़कियां ना घर पे बैठ के पढ़ाई करती थी, घर वाले अलाउ नहीं करते थे दूसरे शहर में या किसी ट्यूशन कोचिंग में जाने के लिए। लेकिन अब वही लड़कियां घर पे बैठ के फ्री में यूट्यूब यूज़ करके बहुत ही जो वन ऑफ द बेस्ट टीचर है जो कोटा में बैठे हैं या जो कहीं इलाहाबाद में बैठे हैं, उनसे घर पे बैठ के वो बच्चा पढ़ सकता है। तो अब मेरे को ये लगता है कि एजुकेशन बहुत मतलब जो ऑनलाइन एजुकेशन की वजह से ना जो पढ़ाई है वो बहुत सिंपल हो गई है और टीचर्स बहुत अच्छे अच्छे आ गए हैं अब तो। बट अभी भी कहते हैं ना काफ़ी एक्सपेंसिव एजुकेशन है हमारे कंट्री में, कई लोग आज भी अफोर्ड नहीं कर पाते। राइट। कुछ ऐसा एक्सपीरियंस जो कोई पेरेंट्स रिक्वेस्ट किए हो आपसे? बहुत होते हैं सर। एक तो मैं बोलूंगा जो कोटा वाली चीज़ है ना, हालांकि अब तो बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो गई है, लेकिन पहले क्या होता था कि किसी इंडस्ट्री की जो फीस है वो 1.5 लाख रुपए है साल की। जी। तो अब कुछ पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर पाते थे। अगर मैं एक कंपनी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन वो कंपनी क्या करती थी, मिस सेलिंग करती थी। उसमें ना उसके बहुत सारे मतलब जो क्लिप्स हैं वो डले हुए हैं यूट्यूब पे, जहाँ पे क्या करते हैं कि पेरेंट्स का घर दिख रहा है कि भाई बिल्कुल ही कच्चा घर है, मतलब ऊपर से ना जो कच्ची छत होती है ना वो, और वो जो सेल्समैन है ना वो बच्चे को मतलब उसके पेरेंट्स को ये बोल रहा है कि तुम्हारे बच्चे को कुछ नहीं आता,
और इसको ना 80,000 रुपए का ये कोर्स दिलाओ, तब तुम्हारा बच्चा अच्छी पढ़ाई कर पाएगा और आगे बढ़ पाएगा। तो मिस सेलिंग होती है। तो अब पेरेंट्स को ज़्यादा चीज़ें पता नहीं, IIT क्या होता है, नीट क्या होता है, जो टीचर वगैरह बताते हैं, जो इंस्टीट्यूट बताते हैं कि यार 1.5 लाख की कोचिंग ले ले, तो फिर पेरेंट्स बह जाते हैं। और पेरेंट्स है ना अपने बच्चे के लिए एजुकेशन में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, बिल्कुल करते हैं। लेकिन हाँ, अब काफ़ी चीज़ें इंप्रूव हो गई है। अब मैं सभी बच्चों को ये बोलता हूँ कि आपको कोटा, ऐसा नहीं है कि अगर आप कोटा नहीं जाओगे तो आपका IIT क्लियर नहीं होगा। आप घर पे बैठ के भी, अगर आप में डिसिप्लिन है, अगर आप में डेडिकेशन है, तो आप घर में बैठ के भी बहुत अच्छी रैंक निकाल सकते हो। तो आपको ना ज़्यादा खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ऐसा कहीं पे ये भी नहीं लिखा हुआ कि भाई आप है ना 1.5 लाख की कोचिंग लोगे तो ही आपका क्लियर होगा, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। आज भी सर अगर स्टूडेंट की बात करूं 100% में, तो 60% कोटा, 30% दिल्ली और रेस्ट कहीं ना कहीं पटना हो गया। हाँ, ये 3 जगह तो बहुत ज्यादा मतलब भरी हुई है बच्चों से। तो क्यों अभी भी क्यों जा रहे हैं? क्योंकि वहां पर जाने के बाद उनका रहने का खर्च, स्कूल ट्यूशन फीस, खाने पीने सबका खर्च बहुत ज्यादा महंगा हो जाता है। हॉस्टल के आजकल किराए इतने हो गए हैं, और मतलब ट्यूशन जो इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं उसकी फीस इतनी ज्यादा है कि, और पेरेंट्स मतलब कितनी मुश्किल से बच्चों की फीस भरते हैं। और बहुत सारे बच्चे वहां जाके ना डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं कि भाई आप फैमिली से दूर रह रहे हो, आपके दोस्त वैसे बन जाएंगे। और बहुत सारे बच्चों को तो गलत आदतों में पड़ जाते हैं, सिगरेट वगैरह पीने लग जाते हैं। तो मैं मतलब बहुत गलत है। लेकिन पता है, ये जो कोटा वगैरह जाते हैं ना, तो इसमें बच्चे का इंटरेस्ट बेशक ना हो, लेकिन पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारा बच्चा दूसरे। कई बार होता है हम सोसाइटी में ना कुछ मैसेज देना चाहते हैं कि मेरा बच्चा वहां जा रहा है, वो रिलेटिव को दिखाने के लिए कि भाई मेरा लड़का तो कोटा में पढ़ रहा है, मेरा बेटा तो सीकर में पढ़ रहा है। लेकिन ये नहीं पता ना पेरेंट्स को कि सीकर में चल क्या रहा है, उसकी पढ़ाई रेगुलर हो रही है कि नहीं हो रही है। तो ये कहीं ना कहीं पेरेंट्स के प्रेशर की वजह से बच्चा मतलब दूसरे शहर में जाके पढ़ाई करता है। अभी अपने पास जो स्टूडेंट है वो इंटायर इंडिया से है, इंटरनेशनल है, कैसे है? सर मिक्स है। मोस्टली मेरे को जो बच्चे फॉलो करते हैं वो नॉर्थ वाले फॉलो करते हैं। साउथ के 20% है, 70% मैं ये बोलूंगा कि नॉर्थ के बच्चे ज्यादा है मेरे पास। भी लैंग्वेज का इशू होगा, उधर का लैंग्वेज CBSE ज्यादा सर नॉर्थ में ज्यादा चलता है। जैसे आपका राजस्थान, हिमाचल, उत्तराखंड, यूपी, दिल्ली, MP, जो नॉर्थ का बेल्ट है ना, यहाँ पे CBSE ज्यादा होता है। और हम मोस्टली CBSE वाले बच्चों को ही केटर करते हैं। साउथ में मल्टीपल बोर्ड चलते हैं, ICSE चलता है आपका, और बहुत सारे अलग अलग बोर्ड साउथ में चलते हैं। CBSE ज्यादातर जो है वो नॉर्थ में फॉलो किया जाता है। कुछ अपने बारे में बताओ सर, जो आपने कभी जैसे एज अ स्टूडेंट लाइफ आपका भी कोई ड्रीम प्रोजेक्ट होगा या ड्रीम जॉब होगा कि मुझे तो ये भी करना है? सर ड्रीम वाली चीज़ें ना चेंज होती रहती है टाइम के साथ। पहले बचपन में ये था कि यार है ना मेरे को बनना था एस्ट्रोनॉट। उस टाइम एक टाइम होता था, आजकल तो किसी भी बच्चे से पूछो क्या बनना है तो यूट्यूबर बनना है हर बच्चे को। तो उसी तरीके से अगर आप आज से 5-6 साल पहले किसी बच्चे से पूछोगे ना, जब यूट्यूब वगैरह नहीं आया था, तो क्या बनना है तो एस्ट्रोनॉट बनना है। उससे पहले ये होता था कि डॉक्टर और इंजीनियर बनना है। तो मैं भी जब छोटा था तो मैं ये बोलता था एस्ट्रोनॉट बनना है। पर कॉलेज किया तो कॉलेज में आपको पता चलता है कि यार गवर्नमेंट जॉब की वैल्यू क्या होती है। तो आसपास के जो आपके क्लासमेट्स होते हैं वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे होते हैं। तो मेरा भी एक टाइम पे माइंडसेट ही हो गया कि गवर्नमेंट जॉब करनी है। लेकिन फिर कोरोना टाइम आया, जब लॉकडाउन वगैरह लगा, तो हमारी घर में थोड़ी फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी ख़राब हो गई। तो घर वाले बोलने लगे कि तू कुछ कर ले। तो शुरुआत में क्या होता है ना कि ताने आपके इफेक्ट नहीं करते, इग्नोर कर देते हो। लेकिन एक टाइम के बाद है ना, जो ताने घर वाले दे रहे हैं ना, वो आपको दिल पे लगने लग जाते हैं। आपको लगता है कि यार बात तो ये सही कह रहे, कुछ कर तो नहीं रहा मैं। तो फिर मैंने सोचा यार मैं क्या कर सकता हूँ। तो मैंने एक पेन पेपर लिया, मैंने लिखा कि यार मैं मतलब इतने साल हो गए, घर वाले मेरे पे इतना पैसा लगा चुके, इतना पढ़ा चुके, मैं शायद उस टाइम 21 साल का था। मेरे को ये फील हुआ कि यार मैंने 20-21 साल मतलब ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसकी वजह से मैं घर वालों को जो कंडीशन है इसमें हेल्प कर पाऊँ, है ना, प्राउड फील करा पाऊँ, या मैं कुछ हेल्प कर पाऊँ चाहे फाइनेंशियली हो। तो मैंने एक पेपर पेन लिया, तो मैंने लिखा कि यार मेरे में ऐसा क्या टैलेंट है। तो एक ही टैलेंट लिखा गया कि मैं क्लास 10th का टॉपर हूँ। तो मैंने सोचा इस चीज़ को मैं कैसे यूज़ करूँ। तो घर वाले बोले ट्यूशन वगैरह पढ़ा लेगा। मैंने कहा हाँ ट्राई करते हैं। मैंने कभी भी किसी भी अपॉर्चुनिटी का ना मना नहीं किया, जो भी अपॉर्चुनिटी आती गई मैं हाँ बोलता गया। तो मैं क्या करता था, उस टाइम इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं होता था मैं कि किसी अकेडमी में जाके ये पूछ लूँ कि भाई वैकेंसी है क्या। तो मैं ना उसके जो बैनर होते थे ना, उसके फोटो खींच के लाके घर पे ना उस बैनर से नंबर निकाल के कॉल करता था कि यार अंदर घुसूंगा तो शायद बेइज्जती हो जाएगी, घर पे तो क्या ही कर लेगा, फोन ही काटेगा ज्यादा से ज्यादा। तो पूरी कॉलोनी में जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट थे सबको कॉल करके बोला कि वैकेंसी हो तो बता देना। तो 1 महीने बाद कॉल आता है कि एक स्कूल में वैकेंसी है, अप्लाई मतलब ट्राई करोगे। मैंने कहा हाँ करेंगे। तो जब मैं पहली बार गया क्लास में, तो वो जो मूवमेंट होता है ना, गुड मॉर्निंग सर, वो जो गूज़बम्प वाला मूवमेंट होता है जब आप एंट्री कर रहे हो, 40 बच्चे आपकी तरफ देख रहे हैं। तो मैं जब बोर्ड पे पढ़ा रहा था तो मेरे पैर कांप रहे थे, क्योंकि पहली बार पढ़ा रहे हो आप।
क्योंकि देखो स्कूल में क्या होता है ना, हमने टीचर्स वगैरह का बहुत ज्यादा मजाक बनाया है, बहुत जी टाइम पास करते थे। लेकिन जब लाइफ इज ए सर्कल, तो जब आप उस जगह आते हो तब आपको पता होता है कि बच्चा क्या सोच रहा है। मैं बोर्ड की तरफ मुड़ूंगा तो बच्चे पीछे हरकतें करेंगे, वो आपको पता है। तो पैर कांप रहे थे उस टाइम, पर डेमो अच्छा गया और बच्चों का प्यार मिला, क्योंकि सिलेबस की कोई दिक्कत नहीं थी, सिलेबस आता था, पढ़ाना भी बच्चों ने पसंद किया। फिर उस टाइम मैं फिर 2 स्कूल में पढ़ाता था, फिर मैंने एक कोचिंग में पढ़ाना स्टार्ट किया, फिर मैं एक सीबीएसई वाले स्कूल में गया, तो 1 साल मैंने ऑफलाइन में पढ़ाया। फिर मेरे को लगा कि यार ऑफलाइन में मेरे को बच्चों ने पसंद किया है, तो ऑफलाइन प्लस मैं साथ में यूट्यूब चैनल मैंने बना लिया, स्टार्ट कर दिया। तो यूट्यूब चैनल वो ग्रो होता गया। तो यूट्यूब चैनल मैंने जो स्टार्ट किया था वो मैंने मजबूरी में स्टार्ट किया था। मैं आपको बिल्कुल सच बताऊंगा, बहुत लोग आपको ये बोलेंगे कि यार मैं ना यूट्यूबर बनाऊं, ये मेरा हॉबी था या मैं पैसे के लिए नहीं बनाऊं। मेरा बहुत क्लियर था, मेरे को पैसे के लिए ही यूट्यूब मैंने स्टार्ट किया था कि यार इससे पैसे आएंगे और मेरे को पैसे बनाने हैं। लेकिन जब आपकी वीडियो वायरल होती है और जब बच्चे आपकी वीडियो पे कमेंट करते हैं ना कि भैया आप अगली वीडियो ये डालना, तो जो चीज मजबूरी में स्टार्ट करी थी वो हॉबी बन गई, है ना। फिर एक टाइम के बाद फिर फाइनेंशियली मैं फ्री हो गया, फिर वो चीज हॉबी की वजह से चलती रही, वो मैंने कंटिन्यू करी और आज हमारे पास 7.5 लाख से ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं हमारे पास। और ये जो टॉपर बोला आपने 10th टॉपर्स क्लैन, नहीं आपने एक बोला ना 10th का टॉपर। हाँ, तो मेरे 10th में 100% आए हुए हैं। ओह हाँ, और मेरे पास 100%। यस, तो मेरे 10th में 100% आए हुए हैं, 12th में मेरे 98.6 आए हुए हैं। क्योंकि अभी तक ना जब मैं पढ़ता था ना तो ये बोला जाता था कि 100 नहीं देते हैं कभी भी, हाँ 99 दे देंगे, 90 मतलब समझ लो आप 100 हो लेकिन वो एक काटेंगे। पहले क्या होता था ना, CGPA सिस्टम होता था, तो ग्रेडिंग मिलती थी, ग्रेड सिस्टम होता था। लेकिन उसके बाद CBSE ने चेंज कर दिया, वो परसेंटेज देने स्टार्ट कर दिए। पिछले साल भी एक बच्चे के 100% आए थे। तब तो पूरा गांव में माहौल बन गया। हाँ, मेरे अखबार में वो आया था, फोटो आया था, बैनर लगे थे, स्कूल में बैनर लगे थे। और उस टाइम हमारी एजुकेशन मिनिस्टर थी स्मृति ईरानी मैम, तो उनसे मेरे को वो लेटर भी मिला था कांग्रेचुलेशन वाला। तो वो भी अभी भी मेरे पास पड़ा हुआ है। तो वो प्राउड मोमेंट था वो मेरे लिए बहुत। हमने लड्डू बंटवाए थे रिश्तेदारी में, पूरा मतलब काफी अच्छे से सेलिब्रेट किया था। 12th में नहीं आए मेरे, 12th में केमिस्ट्री की वजह से नंबर कट गए, पर फिर भी मैं मानता हूँ यार 98.6 काफी अच्छे परसेंटेज है। 98.6 ये अच्छा नहीं सर, बहुत अच्छा है। 3 बच्चे पास हो जाते हैं। मैं तो मुझे लगा कुछ और नंबर बताओ। नहीं, इतने आए हुए मेरा जेईई मेंस भी क्लियर हो रखा है। ओके हाँ, और हम उस टाइम फाइनेंशियली इतने वीक। कुछ और भी बताइए तो सर, जो बचा हुआ है ऑडियंस भी नहीं जानती है आपकी। और तो क्या है, मतलब काफी चीजें करी है, काफी चीजें करी हैं। फिर तो स्टूडेंट भी नहीं भिड़ते ना, कई बार होता है ना सर, कई बार क्या होता है ना, बच्चों के कमेंट आते हैं कि आपको क्या पता, चीजें चेंज हो गई हैं। फिर जब मैं उनको बताता हूँ तब अच्छा कि यार आपके सामने जो बंदा खड़ा है वो ऐसा वैसा बंदा नहीं है, वो मतलब जिस टाइम जो किताबें तुम पढ़ रहे हो, जिस टाइम से तुम गुजर रहे हो, वो हम देख चुके हैं और बेटर तरीके से देख चुके हैं। क्योंकि कोरोना टाइम में तो सिलेबस बहुत कम हो गया ना, हमने तो पूरी किताबें पढ़ी हैं, तब इतने परसेंटेज लेके आए हैं। तभी हम बच्चों को बोलते हैं कि भाई मुश्किल नहीं है 10th। इतना बच्चों एक तो ओवर हाइप को हो रखा है कि भाई 10th कर लो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बट 10th इज वेरी वेरी इजी क्लास। कोई नहीं, आप अपना रूटीन बताओगे, जैसे 10th में एज अ टॉपर आप कैसे बने और क्या क्या फॉलो करते थे उस टाइम? आजकल तो जैसे है ना, बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं मैं ट्यूशन भी लगवा लूँ, मैं कोचिंग भी लगवा लूँ। मैंने कभी भी 10th में ना कोई ट्यूशन लगवाया, ना मैंने कोई कोचिंग लगवाई। लकीली मेरे जो स्कूल टीचर थे वो बहुत अच्छे थे, मैं आज भी उनके टच में हूँ। तो मैं स्कूल में पढ़ता था और सिर्फ सेल्फ स्टडी करता था। मैं डेली 2 या 2.5 घंटे की सेल्फ स्टडी करता था। सिर्फ और सिर्फ डिसिप्लिन ही एक की है सर। आज ना मुझे लगता है सारे स्टूडेंट को ताना मिलेगा। जो वीडियो पेरेंट्स देखेंगे उनके, हाँ, वो कहेंगे देख लो तुम्हारे टीचर ये हैं और हाँ, इन्होंने कभी ट्यूशन भी नहीं पढ़ा। राइट। मैं पेरेंट्स को बोलता था पर ट्यूशन लगवा दो, मेरे घर वाले बोलते थे ट्यूशन की तेरे को जरूरत है नहीं वैसे, और वो सच्ची। अच्छा, घर वालों को भी कॉन्फिडेंस था पहले से आपके? क्योंकि मैं बचपन से पढ़ाकू हूँ ना, बचपन से ही अच्छे नंबर आते गए मेरे। मैं डिबेट कंपटीशन में पार्टिसिपेट करता। हाँ, ज़्यादा स्पोर्ट्स वगैरह में मैं थोड़ा कम था। हम चेस वगैरह खेलता था। मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ सर आपसे। हाँ, तो यही कर सकते हैं। नहीं, चेस मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है, माइंड गेम रिलेटेड। हाँ, रूटीन बता रहे थे आप। तो मैं सेल्फ स्टडी करता था। तो मेरा जो स्कूल था वो डे बोर्डिंग स्कूल था, तो हमारी जो छुट्टी है ना वो शाम के 5 बजे होती थी। तो सुबह 7 बजे गए हो आप घर पे 5 बजे आओगे, तो ट्यूशन का टाइम बचा ही नहीं बचा। आके मेरा आज तक एक चीज फिक्स है, मैं शाम को हमेशा 1 घंटे बाहर दोस्तों के साथ घूमने जाता हूँ। वो 6th क्लास से लेके आज भी वो चीज़ फॉलो करता हूँ मैं। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कल पेपर है ना, तो भी मैं 1 घंटा घूमने जाऊंगा।
उसके बाद घर पे आके डिनर करो, और 8 बजे से लेके 10:30 बजे तक मैं सेल्फ स्टडी करता था, जिसमें होमवर्क वगैरह तो मैं बहुत ही कम किया मैंने। होमवर्क पे मैं कभी फोकस नहीं करता था। नोटबुक बेशक मेरी कंप्लीट ना हो, लेकिन रफ नोटबुक में मेरी हमेशा पूरी भरी रहती थी। मेरा एक टारगेट रहता था, 2 रुपए का वो बॉल पेन आता ना, मेरा टारगेट रहता था कि ये पेन मेरे को 3 दिन में खत्म करना है बस। और इतनी रफ नोटबुक भर देता था मैं, और रफ नोटबुक में हमेशा ना आधी सीधी भरी, उसके बाद उल्टी करके फिर लिखता था मैं। एक मेरी आज भी मेरे पास इसका रफ, क्या लॉजिक था? क्योंकि मेरे को ना ऊपर लिखना पसंद है, नीचे लिखना पसंद नहीं है। ओके। तो आधी लिख दिया, फिर उल्टी करो तो फिर नीचे वाली चीज वापस ऊपर चली जाएगी। तो ये चीजें करता था मैं। ये शायद नई चीज कुछ एक सीखने और को चीज मिला। बताता हूँ, मेरे पास है ना 3 टाइप के पेन होते थे। पहले मैं एक क्लासमेट की रफ नोटबुक लाता था मैं, तो पहले पेंसिल से लिखता था सारा, ठीक है। उस पेज के ऊपर फिर मैं ब्लू पेन से लिखते था, क्योंकि पेंसिल वाली चीज के ऊपर फिर से आपका ब्लू पेन दिखेगा। फिर मैं ग्रीन पेन होता था मेरे पास, तो उस एक पेज पे मैं 3 बार यूज कर लेता था उसको। क्या था ये, कुछ फाइनेंशियली इशू था या फाइनेंशियली शौक नहीं, मेरे को था? पसंद था, शौक था कि मेरे को भरा भरा पेज बढ़िया लगता है, तो मैं भर देता था मैं। तो वो ओवर राइटिंग नहीं होगी इधर उधर? तो रफ नोटबुक है ना, क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो ना, इसका मतलब वो रफ नोटबुक जो है आप ही पढ़ सकते हो, कोई और तो नहीं कोई और पढ़ नहीं पढ़ सकता वो, तभी तो रफ है वो। गौरव की रफ नोटबुक है वो। तो ऐसे करते थे। ओके। तो अब वो जो डेडिकेशन है ना, मेरे को ऐसा लगता है आज वाले बच्चों में बहुत कम हो गया है वो, बहुत कम बच्चे मिलते हैं ऐसे मेरे को। ओके। और सेम 12th में? 12th में तो इसका 4 गुना कर दिया था मैंने। ओके। 12th में तो इंटीग्रेशन के जो क्वेश्चन थे, क्वेश्चन देख के आंसर बता देते थे हम, इतनी प्रैक्टिस कर ली थी हमने। मेरे पास 5-5 किताबें होती थी मैथ की। मैथ मेरा हमेशा से फेवरेट सब्जेक्ट रहा है। तो आर.डी. शर्मा से हम स्टार्ट करते थे। हमारा स्कूल ऐसा था जिसमें आजकल तो बहुत सारे स्कूलों में क्या होता है, एनसीईआरटी से स्टार्ट कराते हैं। हमारे 11th-12th में एनसीईआरटी लगवाई नहीं थी। मेरे हिसाब से एनसीईआरटी तो 10th तक के लिए 10 अच्छा तक होता है, लेकिन कुछ स्कूलों में जैसे जो सीबीएसई वाले स्कूल हैं, उनमें 11th-12th में पहले एनसीईआरटी पढ़ाई जाती है। जब बच्चा पूरे अच्छे से एनसीईआरटी कर लेता है, उसके बाद जो एडिशनल बुक है, जैसे आर.डी. शर्मा है या कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाले जो बुक्स हैं, ओसवाल हो गया है, डुकार्टिस टाइप के जो आते हैं, वो यूज करे जाते हैं। लेकिन हमारे टाइम में क्या था, हमारे स्कूल में स्टार्ट ही आर.डी. शर्मा से करवाया जाता था। ओके। हाँ, तो हमारी प्रैक्टिस ही, मतलब अगर इस लेवल की हाँ, करा ये दोगे, होता है। पेपर आपका इस लेवल का आएगा, तो आपके परसेंटेज तो अच्छे आना ही है। और ये हमारी पूरी क्लास पे अप्लाई होती थी ये चीज। मैं बता दूं, जो कमजोर स्टूडेंट है इतनी मोटी होती है वो। हाँ, इतनी मोटी किताब है आर.डी. क्योंकि शर्मा। मैं मुझे और याद 2 है। आती हैं, वॉल्यूम में आती है, एक नहीं आती। हाँ, क्योंकि जब पढ़ने जाते हैं तो हम लोग यही देते हैं। अच्छा, एनसीईआरटी मैथ इतना होता है मेरे हिसाब से जो 10th में हम, और डायरेक्ट 12th में ये आ ये गया, आ और जाता ऊपर से वॉल्यूम 1 एंड 2 वॉल्यूम 1 एंड 2। और मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए जो यूज करता था, दैट वाज प्रदीप पब्लिकेशन। ओके। वो भी इतनी मोटी किताब है वो भी। तो एनसीईआरटी तो हमने कभी पढ़ी ही नहीं है। अभी साथ साथ रिकमेंडेशन भी दे देते हैं, जो आपने 10th में एक तो रूटीन बताया कि कैसे करना है, यार मैं क्रैक करने के भी चीजें बताते हाँ, जाते साथ साथ। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं बच्चों को कि आपको ना 10th में 8-8 घंटे 10-10 घंटे की सेल्फ स्टडी की जरूरत है, आते ही लग जाओ। ऐसी कोई जरूरत नहीं है आपको। अगर आप स्कूल में जो जो चीजें आपको पढ़ाई गई है, अगर आप स्कूल के टीचर के हिसाब से चलोगे, घर पे आके डेली अगर आप 2 घंटे की सेल्फ स्टडी कर लोगे पूरे साल, मोर देन इनफ है। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, 12 महीने से 10 महीने तो मौज मस्ती करेंगे, वेस्ट कर देंगे, और आखिरी के 2 महीने में सीरियस होंगे, डूब तो जाते हैं उस टाइम। हाँ, तो ऐसा कभी नहीं होगा कि यार आप जिस बच्चे ने पूरे साल मेहनत करी आप उससे आगे 2 महीने में निकल जाओगे, ऐसा नहीं हो सकता। जिस बच्चे ने डेली 2-2 घंटे जोड़े हैं ना, मतलब अगर 365 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 350 मान लेते हैं जैसे, तो 700 घंटे उसने पूरे मतलब पढ़ा है। तो वो 700 घंटे मैच करने के लिए आपको 2 महीने में कितना पढ़ना पड़ेगा, ये भी देखो ना। और वो मेरे हिसाब से नुकसान करेगा कहीं ना कहीं। नुकसान करेगा, और फिर ऐसे सोचेगा यार मैंने मेहनत तो करी थी, रिजल्ट वैसा आया नहीं, फिर उसका पढ़ाई में से मन उठ जाएगा, मेहनत से मन उठ जाएगा। क्योंकि तो मैं जो एज्यूम कर रहा हूँ, मैं खुद ये सब सोचता हूँ कि जैसे अगर मैथ पढ़ लिया मैंने, और अर्ली मैथ पढ़ लिया और लास्ट में मैंने फिजिक्स पढ़ लिया, तो अब ये लगेगा कि मैथ वाले में ना वो कुछ मिस तो नहीं हो रहा, अब उसमें कंफ्यूज रहूंगा कि डर लगता है, और आप चीजें ना भूलने लग जाते हो। अगर आप चीजों को रिवाइज नहीं करोगे तो भूलने लग जाओगे आप। इट्स लाइक जिम, जैसे आप ये डेली आधा घंटे की जिम करोगे तो ज्यादा रिटर्न दिखेगा, और आप ये सोचोगे मैं 2 महीने में पूरी जान लगा दूंगा, तो उतना रिटर्न नहीं दिखता है। आप वो खुद को परेशानी कर रहे हो। तो थोड़ा पढ़ो लेकिन डेली पढ़ो, वो जरूरी है। अगर कोई जैसे किसी का, आपका माइंडसेट क्लियर था कि 10th के बाद 12th में साइंस लेना है? हाँ, ये चीज मेरी बहुत पहले से क्लियर थी, क्योंकि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट हमेशा से मैथ्स रहा है। तो मेरा बहुत क्लियर था कि मेरे को मैथ ही लेनी है। और फिर जाके पता चलता है, जब आप 11th में जाते हो ना, तो पता चलता है मैथ जो 10th तक मैथ थी वो कुछ भी नहीं था बिल्कुल। 11th में असली मैथ खुलता है, और फिर 11th वाला मैथ मुश्किल लगता है, 12th वाला मुश्किल लगता है। फिर जब आप कॉलेज में जाते हो तब एक मैथ की अलग ही दुनिया खुल जाती है।
तो मैथ बहुत मुश्किल है भाई, अभी 10th में तो तुम कुछ भी नहीं पढ़ रहे। तो मतलब आसानी से पढ़ रहे थे तो उनको साथ साथ सर सजेशन भी दे दो, मैं चाहता हूँ अगर जैसे लाइक अभी मैथ उनको पता है कि अब मुझे तो 11th-12th में भी मैथ ही लेना, ग्रेजुएशन में भी मैथ लेना, तो अभी से वो कौन कौन सा बुक पढ़े जो 10th में ही अगर टाइम बच रहा है तो एटलीस्ट 1 साल पहले की प्रिपरेशन कर सकता है, अगर कैपेसिटी है तो वो कर ले। मैं 10th में सबसे बेस्ट बुक रेकमेंड करूंगा मैथ्स के लिए, दैट इज आर डी शर्मा। बहुत सारे लोग RS अग्रवाल भी फॉलो करते हैं, बट आई विल प्रेफर आर डी शर्मा ओवर RS अग्रवाल। तो अगर आपका क्लियर है कि यार आपको 11th-12th में जाके PCM स्ट्रीम लेनी है, तो आप 10th में सिर्फ और सिर्फ NCERT पे डिपेंड ना हो, आप NCERT के साथ साथ आर डी शर्मा जरूर लगाएं 10th के अंदर। और 11th-12th में मैं आपको रेकमेंड करूंगा, 11th-12th में अगर आप जेई की तैयारी कर रहे हो ना, तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने बहुत ज़्यादा जरूरी है। और एक MTG की ना मैगजीन आती है पर मंथ, बहुत सारे बच्चों को ये चीज़ पता नहीं होती, मैथ्स टुडे नाम से मैगजीन आती है, हर मंथ आती है, 30 या 40 रुपीज़ की आती है। वो ब्रिलियंट बुक है, मतलब ब्रिलियंट। वो करंट अफेयर काइंड, हाँ, जैसे अरियंत की आती है ना, हाँ, हर महीने मैगजीन आती है करंट अफेयर वाली, उसी टाइप की मैथ के क्वेश्चंस की बुक आती है, जिसमें हर महीने वो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आपको नए बना के देते हैं। तो वो बहुत अच्छी बुक है। अगर आप जेई की तैयारी कर रहे हो तो 11th-12th में वो बुक जरूर मतलब ट्राई करना। और बहुत सस्ती बुक है, 40 रुपए की किताब है बस, हर महीने आती है, हर स्टूडेंट को पढ़ना चाहिए। हाँ, और अगर आप जेई की तैयारी नहीं कर रहे हो तो यार आप, एक बुक है एलिमेंट्स करके, वो बुक अच्छी है। वो मतलब आपको है ना बहुत ज्यादा हाई लेवल पे भी नहीं लेके जाती, और पूरा NCERT का बेस बना देगी, और आपको बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन भी थोड़े बहुत ट्राई करवा देगी। तो अगर आप जेई की तैयारी नहीं कर रहे हो तो एलिमेंट्स, और अगर आप जेई वगैरह की तैयारी कर रहे हो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो, और आप वो जो MTG की मैंने बुक रेकमेंड किया ना, मैथमेटिक्स टुडे, वो मैगजीन आप ले लेना। आप तो टॉपर खुद हो सर, आप किसको फॉलो करते हो? मैं सर बच्चों को फॉलो करता हूँ। एज ए टीचर हमारा जो मेन काम है ना, वो बच्चों की प्रॉब्लम को एड्रेस करना है। तो इंस्टेड ऑफ किसी टीचर को फॉलो करना, हम बच्चे की प्रॉब्लम को फॉलो करेंगे ना, उस बच्चे की प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे, तो मेरे को लगता है वो अपने आप आपको एक डायरेक्शन मिल जाएगी। स्टार्टिंग में जब मैंने मजबूरी में यूट्यूब स्टार्ट किया था, मेरे को बच्चों ने तो गाइड किया ना, बच्चों ने बताया कि आप बढ़िया पढ़ाते हो, हमें आपका पढ़ाना समझ में आ रहा है, अगली वीडियो इस टॉपिक पे बनाना। तो मेरे को पता चल गया कि यार ये एक ऐसा, जैसे कमेंट आते हैं तो बहुत सारे बच्चे उस कमेंट को लाइक करते हैं, तो पता चलता है कि यार ये कमेंट है ना 500 बच्चों ने लाइक किया है, तो मतलब 500 बच्चों की सेम प्रॉब्लम है, तो आपको अगली वीडियो का अपने आप टॉपिक मिल जाता है। तो कमेंट्स में ही बच्चे आपको गाइड कर देंगे कि हमें अगली वीडियो क्या चाहिए, बस। तो उस हिसाब से चलते जाओ, बच्चों को फॉलो करो, और कहीं ना कहीं आपको डायरेक्शन अपने आप मिल जाएगी। और अब तो इतना एक्सपीरियंस हो गया, तो हमें पता है कि कौन से महीने में बच्चे को कौन सी प्रॉब्लम आती है, एग्जाम टाइम में कहाँ दिक्कत आती है, तो हम वो वीडियोस एडवांस में ही बच्चे को प्रोवाइड कर देते हैं, बच्चे के बोलने से पहले। हाँ, वो मैंने वीडियो देखा है, आप वीडियो में पूछ रहे थे कि क्वेश्चन ये वाला है, तो वो स्टूडेंट कह रहा था सर ये परसों बताया था आपने, देखो एग्जैक्टली आया है, राइट। हाँ। बहुत बार होता है सर ऐसा कि मैं बच्चों से जब है ना रिएक्शन लेने जाता हूँ, तो बच्चे मेरी वीडियो फीडबैक लेते हैं हमेशा। मैं डेली, मतलब ऐसा कोई दिन नहीं गया हुआ 3.5 साल में से जब मैंने डेली बच्चों से बात ना करी हो फोन पे। डेली मैं एक बच्चे से फोन पे जरूर बात करता हूँ, हमेशा पूछता हूँ वीडियो कैसी लगी। रियल लाइफ में भी जब भी बच्चे मेरे को मिलते हैं, कल मैं एक होटल में था, तो मैं स्विमिंग पूल में नहा रहा था, तो एक बच्चा ना फैमिली के साथ आता है, वो भी नहाते नहाते ना मेरे पास आके बोलता है धीरे से, गौरव भैया हो ना आप? तो मैंने कहा यही जगह मिली थी पहचानने के लिए। तो मैं जब भी बच्चे मेरे से मिलते हैं हमेशा मैं पूछता हूँ मतलब मेरी वीडियो कैसी लगी, मैं क्या इंप्रूव कर सकता हूँ। बच्चों से ज्यादा फीडबैक लेता हूँ मैं, इंस्टेड ऑफ मेरी क्रिएटर वगैरह से भी बात होती है जो हमारे फील्ड में बहुत अच्छा कर रहे हैं, उन सबसे भी बात होती है, लेकिन मैं हमेशा ना क्योंकि बच्चा बहुत जेन्युइन एडवाइस देता है ना, बच्चा आपको बताएगा कि यार भैया ये वाली चीज करो, ये वाली अच्छी है, तो वो चीज मैं फॉलो करता हूँ। और मे बी मेन ऑडियंस भी वही है। हाँ, मेन ऑडियंस वही है सर, हमारी 15 से 18 साल वाले जो बच्चे हैं ना, वही 9 to 12th क्लास के बच्चों को कैटर करते हैं हम। ओके, एक स्टूडेंट को कैसा होना चाहिए सर, मतलब सिर्फ पढ़ना ही चाहिए या स्पोर्ट्स में भी जाना चाहिए? सर मैं हमेशा बच्चों को रेकमेंड करता हूँ कि यार पढ़ाई के अंदर अगर तुम घुसे रहोगे ना तो कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो डिग्री लेके घूम रहे हैं, कोई फायदा नहीं है। पढ़ाई के साथ साथ आपके पास है ना स्किल होनी बहुत जरूरी है। आप जब भी आप मतलब स्कूल लाइफ में हो, तो स्कूल लाइफ में आपको कोई भी करिकुलर एक्टिविटीज, स्टेज पे कोई परफॉर्मेंस है, डांस परफॉर्मेंस है, डिबेट कॉम्पिटिशन है, कोई भी टाइप का कॉम्पिटिशन है, प्लीज उसके अंदर पार्टिसिपेट करो। क्योंकि स्कूल आपको सिर्फ किताबी नॉलेज नहीं देता, या फिर वो किताबी नॉलेज देने के लिए नहीं है, वो आपका ऑलराउंड आपको जो स्किल्स चाहिए, आपका कम्युनिकेशन स्किल, आपको बोलने का, आपकी इंग्लिश इंप्रूव करने का, आप अपने फ्रेंड्स वगैरह से किस तरीके से बात करते हो, आपका टीचर से किस तरीके का बर्ताव है, ये चीजें आपको इंप्रूव करनी है। तो मैं हर बच्चे को बोलता हूं कि अपने ना एक हॉबी जरूर बनाना,
तो पढ़ाई पे तो टाइम देना ही देना, वो भी जरूरी है, लेकिन साथ साथ एक हॉबी जरूर अपनी ऐसी रखना जिसपे आपको करने का ना मन करे। जी। और वो हॉबी कुछ भी हो सकती है। मेरा बचपन में हॉबी रहता था कि मैं डिबेट कंपटीशन में पार्टिसिपेट करूं, और वो चीज देखो आज भी मेरे को काम आ रही है, राइट। चाहे वो बुक वाली नॉलेज भी मेरे को नो डाउट काम आ रही है, लेकिन जो एक्स्ट्रा आप जो स्किल सीखते हो ना, वो आपको थ्रू आउट द लाइफ काम आती है। तो सिर्फ पढ़ाई पे फोकस मत करो, आप कोई भी हॉबी, कोई भी स्किल, चाहे आपको वीडियो एडिटिंग आती हो, बहुत सारे हमारी टीम में ऐसे बच्चे भी हैं जो कॉलेज स्टूडेंट है, वो वीडियो एडिटिंग करते हैं, कोई थंबनेल डिजाइन करता है, तो वो पढ़ाई भी कर रहे हैं कॉलेज में, लेकिन साथ साथ कोई स्किल भी सीख रहे हैं, उससे अर्न भी कर रहे हैं, राइट। तो आप प्लीज जितने भी को करिकुलर एक्टिविटी वाले जो आपको मतलब मौके मिले, स्पोर्ट्स में जाने के मौके मिले, प्लीज उसके अंदर पार्टिसिपेट जरूर करना। स्टेज के ऊपर जाना, माइक में बोलने का जो कॉन्फिडेंस है वो प्लीज बिल्ड करना। तो सर आज की डेट में आप ऑनलाइन पढ़ाते हो, ऑनलाइन में काफी सारे बड़े बड़े प्लेयर हैं, अनअकैडमी है, पीडब्ल्यू है, बायजूस है, हाँ, इतने सारे प्लेटफॉर्म है, मतलब वेल नोन है ये सारे, और अच्छी अच्छी फंडिंग कंपनी है। तो यहाँ पर आपने अपना बेस कैसे स्ट्रॉन्ग बनाया? सर बताया ना, स्टार्टिंग में मैं पहले ऑफलाइन में पढ़ाता था, तो 1 साल मैंने ऑफलाइन में पढ़ाया, तो मेरे को ना बच्चों का जो टच है ना वो समझ में आया कि यार बच्चों मतलब बच्चा आपको किस तरीके से परसीव करता है। फिर साथ साथ मैंने यूट्यूब वगैरह स्टार्ट किया, तो वहां से बच्चा मिला। फिर मेरे को एक मौका मिला, ऑनलाइन कंपनी, एक एडटेक स्टार्टअप था डेली लर्न करके, वो फंडेड था डेली हंट से, वो एक न्यूज कंपनी है। तो कोरोना टाइम में क्या होता है कि बहुत सारी जो अलग अलग कैटेगरी वाली कंपनियां है ना, वो एडटेक में ट्राई कर रही थी कि हमारा भी बिल्ड हो जाए, क्योंकि कोरोना टाइम में एडटेक बहुत फट रहे थे। बिल्कुल सही। तो उस कंपनी में मैं पढ़ाता था, तो 6 महीने उस कंपनी में पढ़ाया। तो उसी कंपनी में मैं एज ए इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में जुड़ गया, जहाँ पे मैं 300 यूट्यूबर्स को हैंडल करता था। तो मैं यूट्यूबर वगैरह से जब बात करता था, मेरा एक मतलब फैमिलियर नेचर हो गया था, दोस्ती हो गई थी। तो रात के 3 उन यूट्यूबरों से बात कर रहे हैं, तो मैं जब भी उन सबसे बात करता था ना, तो मैंने एक पैटर्न नोटिस किया या कॉमन चीजें नोटिस करी कि यार इन 300 यूट्यूबर में से ये एक ऐसी चीज है जो 200 के लिए वर्क करी है ना। कौन कौन सी ऐसी चीजें जो मतलब एक पैटर्न नोटिस होता था कि यार ये चीज है ना मोस्टली लोगों ने करी है, जिसकी वजह से इनका चैनल ग्रो हुआ है। वो सारी जो नॉलेज थी वो मैंने अपने चैनल में डाल दी, और मेरा चैनल 20,000 सब्सक्राइबर से 80,000 तक पहुंच गया। ओके, स्टार्ट कब किया था अपना चैनल? मैंने स्टार्ट किया था, पहली वीडियो मेरी डली थी 14 फरवरी यानी कि वैलेंटाइन डे वाले दिन 14 फरवरी 2021 को। वाह। तो अभी इस साल मेरे चैनल को 4 साल हो गए हैं। 4 साल में ऑलमोस्ट 8 लाख सब्सक्राइबर। हाँ जी, 8 लाख क्रॉस हो गए। तो अगर मल्टीपल चैनल के मिलाओ तो 8 लाख क्रॉस हो जाते हैं। और इसमें कुछ भी कोई मार्केटिंग नहीं, कोई मार्केटिंग नहीं है ऑर्गेनिक है सारा चीज, कंप्लीटली ऑर्गेनिक है, और बच्चों का प्यार है। बच्चों को पसंद आया ना, तभी तो उन्होंने सब्सक्राइब दबाया। आप किसी से जबरदस्ती सब्सक्राइब वाला बटन दबावा नहीं सकते। वो खराब हो जाता। तो उन्होंने, उनका मन किया, उनको अच्छा लगा, कोई बात उनको पसंद आई कि यार ये बंदा ना बिल्कुल जेन्युइन चीज बोलता है, ये कोई बनावटी चीज नहीं बोलता। तो जब आप बच्चे के साथ बिल्कुल जेन्युइन कनेक्शन बनाते हो ना, तब बच्चा आपको पसंद करता है और फॉलो करता है। ओके, तो ये फर्क है मेजरली कैसे हम बड़े बड़े प्लेटफॉर्म से। सर बड़े देखो, बड़े कंपनियों का एक अलग चीज होती है, वो एक एज ए कंपनी चलती है। मैं कभी भी खुद को एज ए कंपनी लेके चलता ही नहीं हूँ। मेरे को बहुत सारे ऑफर आए बड़े बड़े कंपनियों से कि आप है ना अपना चैनल हमें सेल कर दो। मेरे को जो सबसे बड़ा ऑफर आया था 1 साल पहले आया था, नाम नहीं बताऊंगा मैं कंपनी का, लेकिन दैट वाज 2.5 CR पूरे चैनल को सेल करने का। 3-4 चैनल है, हमें जूम कर लेंगे। तो वैसे मैंने बता रखा है, मतलब इशारे में मैंने कई वीडियोस में बच्चों को बता रखा है। ओके। तो 2.5 CR का ऑफर आया था, तो देवर लाइक कि बेच दो। लेकिन पता है क्या होता है, आपको बहुत सारी चीजें कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ती हैं। अब मैं अपने चैनल पे बच्चे के साथ बिल्कुल जो जेन्युइन चीज है वो मैं बता सकता हूँ, लेकिन उस कंपनी में, उस कंपनी की टी-शर्ट पहनने के बाद है ना, जो रोनेस है, जो जेन्युइनिटी है, क्योंकि देखो उन्होंने मेरे को जो पैसा दिया वो इसलिए दिया क्योंकि बच्चों का प्यार है। तो मैं बच्चों का प्यार को कॉम्प्रोमाइज करके क्या कर लूंगा पैसे का, है ना। तो मैंने हमेशा बच्चों का जो प्यार है, जो बच्चों का सपोर्ट है, उसके साथ कभी भी मतलब धोखेबाजी नहीं करी। ओके, चलो हम किसी का नाम नहीं लेते हैं, कोई बड़ा है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, वो कैसे पढ़ाते हैं और आप उनसे कैसे डिफरेंशिएट करते हो खुद को? सर किसी भी कंपनी, जैसे मैंने बहुत सारी कंपनियों में काम किया, अनअकैडमी में मैंने 2.5 साल काम किया, अड्डा 24/7 में मैंने 1 साल काम किया, और भी बहुत सारी कंपनियों से कनेक्शन है, बहुत अच्छे नेटवर्क हैं, बहुत अच्छे रिलेशंस हैं। तो कंपनी कैसे चलती है ना, या आप जब किसी कंपनी में एज ए टीचर काम करते हो, तो उसमें ये रहता है कि आपको कोर्स बेचना है। ठीक है। उनको फर्क नहीं पड़ता कि मतलब इस बच्चे को कोर्स की जो क्लासेस हैं वो अच्छे से चल रही हैं, क्लासेस कहीं मतलब कैंसिल तो नहीं हो रही है, उनको फर्क नहीं पड़ता। उनको ये है कि इसको माल बेच दो, बाद में देखेंगे।
उनका ये होता है कि एक बार ये बच्चा हमारे कोर्स के अंदर आ जाए। लेकिन मेरा ये रहता है कि यार बच्चे को ना मतलब सारी चीजें अच्छे से समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, बिल्कुल। बच्चे के जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। हमारा ये नहीं होता कि बेच दिया उसके बाद हमें बच्चे से कोई लेना देना नहीं है, ऐसा नहीं होता। क्योंकि बच्चा ही सबसे बड़ी मार्केटिंग है। चाहे आप कितनी भी गूगल ऐड चला लो, कितने भी फेसबुक ऐड चला लो, बिल्कुल सर। लेकिन जो बच्चा आपकी मार्केटिंग करेगा, जो आपकी वर्ड टू वर्ड माउथ मार्केटिंग होगी ना, उसको कोई चीज बीट नहीं कर सकती। बिल्कुल। तो हमेशा अपने कस्टमर को या अपने स्टूडेंट को या जो भी है उसको प्लीज ये कोशिश करो कि यार उसको सर्विस अच्छी मिले, है ना, वो मेन चीज है। बाकी कंपनियों में ये रहता है कि यार बस है ना इसको बेच दो बस वो। क्योंकि एक क्लास में अगर मैं कह रहा हूँ 30 स्टूडेंट है और एक का परफॉर्मेंस अच्छा है और लोगों को नोटिस में तो आ ही जाता है हाँ, सारे स्टूडेंट की कि ये कहाँ पढ़ रहा है। हाँ, और सर बच्चे ना आपस में क्लास में जाके बातें करते हैं कि उस यूट्यूबर ने ये वीडियो डाली, उस टीचर ने ये वीडियो डाली, ऐसी बातें होती हैं। जब मैं बच्चों से बात करता हूँ ना तो बताते हैं आपस में ना, फैन क्लब बन जाते हैं किसी टीचर के और इस टीचर के। वो बच्चे आपस में बहस करते हैं क्लास के अंदर। टाइम बदल गया है। हाँ, जैसे लाइक विराट कोहली और आज से क्लैश होता है, दोनों फैन आपस में भिड़ते हैं। हाँ, अरे आजकल क्लास में बातें होती हैं, समय रैना क्या कर रहा है, एलविश यादव क्या कर रहा है, ऐसी बातें होती हैं क्लास के अंदर। सर समय रैना की सच में बातें होती है जो स्टूडेंट है आपके? हाँ, बताते हैं, बिल्कुल बताते हैं, होती हैं बातें कि समय रैना पे ये केस हो गया, वो हो गया। सारी बच्चे को मतलब ये ना पता हो कि ये कैमरा किसने डेवलप किया है, लाइट्स किसने डेवलप किया है, बच्चे को समय रैना का नाम पता होता है। तो ये चीज अच्छी क्या इसको अच्छे वे में लूं मैं या गलत वे में लूं? यार क्या बताऊं, इसमें थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं अगर मैं बिल्कुल जेन्युइनली बताऊं तो कहीं ना कहीं गलत है कि मतलब बच्चों को हमारे जो फ्रीडम फाइटर है उनके नाम नहीं पता है ना, जिन्होंने देश के लिए जान दे दी, किसने क्या किया वो कुछ नहीं पता उनको। लेकिन समय रैना क्या कर रहा है वो चीज़ पता है। तो शार्क टैंक देखते हो सर आप? हाँ, शार्क टैंक मैं बहुत अच्छे से फॉलो करता हूँ। मेरे 2 दोस्त हैं वो भी गए हैं शार्क टैंक में। ओके। हाँ, एक OLL करके कंपनी थी तो वो गया था, जो आपने देखा भी होगा, रील कटी थी उसकी कि मेरे को बायजूस को परचेज करना है। अच्छा, वो लड़का? हाँ, वो मेरा फ्रेंड है वो। ओके। हाँ, वो गया था। और अभी एक वो तो कह रहा था मैं मजे में बोल दिया, फ्लो मारा था। हाँ, मिला था मेरे को, टारगेट है मेरा अनअकैडमी में बायजूस को खरीदना है। राइट, वो मजे में ही बोला था, वो बाद में मिला था मेरे को। और जो वहाँ पे जो पिच होती है वो काफी टाइम चलती है, 1.5-2 घंटे पिच चलती है। हमें तो बस 15-20 मिनट का क्लिपिंग कट के निकल के दिखती है ना बस, लेकिन वहाँ पे बहुत लंबी बातें होती है। अब पता नहीं ना आप इतनी देर बात कर रहे हो तो कौन सी बात आप बोल के आ गए। सेकंड दूसरा एक क्ले स्कूल करके है, वो मेंटरशिप प्रोवाइड करते हैं। वो जो लड़की है वो मेरी फ्रेंड है, वो गई थी। तो ये 2 गए थे, तो मैं शार्क टैंक फॉलो करता रहता हूँ। होपफुली मेरा भी प्लान है, मैं जाऊंगा। ओके। हाँ, प्लान है इसको एक्सपेंड करना है और बड़ा? बिल्कुल सर, बिल्कुल करना है। ओके, तो पूरा बना रखा होगा अपने ब्लूप्रिंट वगैरह? हाँ, अब तो टीम बना ली हमने, 12 लोगों की टीम है, तो अभी इसी को ग्रो करना है। कोई फेवरेट जज आपके शार्क टैंक? फेवरेट जज एनी डे पीयूष बंसल सर। ओह, कोई उनकी स्टोरी पर्सनल जो आपको कनेक्ट किया हो? वो बहुत रो है, वो बहुत जेन्युइन है, वो बिल्कुल एटीट्यूड नहीं दिखाते वो, ये तो देखा। और बहुत जो जेन्युइन एडवाइस है ना वो दिखा देते हैं। और अब तो जो शार्क टैंक जो नए सीजन आ रहे हैं वो थोड़ा सा ड्रामेटिक हो गया, क्योंकि जज को भी पता चल गया ना कि क्या बोलने से क्या पसंद आना चाहिए। हाँ, उनको पता है कि एंटरटेनमेंट ही बिकता है इस दुनिया में। तो उनको पता है कि यार मैं ये बातें बोलूंगा, यहाँ पे ज्यादा काम की बातें बोलूंगा, वो लोगों को समझ नहीं आएंगी, तो वो थोड़ा इमोशन ज्यादा डालते हैं। पर पीयूष बंसल सर मेरे को लगता है थोड़ा रियल है, तो रो रहते हैं, वो बिल्कुल जेन्युइन एडवाइस देंगे आपको। और कोई भी आपको ना ऐसा धमकाना या वो वाली चीज नहीं करते। अगर आप गलत भी कर रहे हो तो वो आपको प्यार से समझाएंगे। और टैक्स से रिलेटेड तो आपके काम भी आएंगे। हाँ, टैक्स से रिलेटेड तो हमारे काम भी आएंगे, बिल्कुल। चलो, पीयूष सर के पास ये कट भेजेंगे हम लोग, ताकि पहली फंडिंग वहीं साफ की। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ताकि इसको भी हम अनअकैडमी के बराबर देखें। बायजूस मेरे हिसाब से नुकसान में चल रहा है। हाँ सर, बिल्कुल नुकसान में चल रहा है। एक टाइम पे उनकी जो वैल्यूएशन थी वो $22 बिलियन थी, लेकिन अब तो 1 बिलियन हो गई है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सर देखो, जब आप बच्चों के साथ मतलब जेन्युइन नहीं रहोगे ना, तो आपको बनाता भी आपका स्टूडेंट है। किसी भी एडटेक कंपनी का बेस स्टूडेंट होता है, बनाने वाला भी स्टूडेंट है, बिगाड़ने वाला, खत्म करने वाला भी आपका स्टूडेंट है। अगर आप स्टूडेंट के साथ ही धोखा करोगे, अगर आप उनको व्हाइट हैट जूनियर, आपने देखा होगा कि भाई 5 साल का बच्चा करेगा कोडिंग। हाँ, वो कोडिंग कर रहा है। हाँ, तो वो फेक है। ये सब कोविड में ही आया था मेरे हिसाब से। राइट, ये सारे बायजूस के ही हैं, व्हाइट हैट जूनियर बायजूस का ही तो था। आकाश खरीदा था इन्होंने। फिर आकाश तो अब खैर सेपरेट हो गया। आकाश का क्या लगता है, ये सही डिसीजन था या? सर डील बहुत बड़ी थी, तो उस हिसाब से उन्होंने देखा कि यार बायजूस हमें मिलेगा तो शायद हमारे को ऑनलाइन वाला बच्चा भी जानेगा। बट उल्टा बायजूस इतना खराब हो गया कि वो आकाश को ही लेके डूब गया। तो ये चीज हो गई। वो शायद हेल्थ केयर में चले गए मेरे हिसाब से। हाँ, और अभी क्या है, बायजूस ने पता है क्या सबसे बड़ी खराब चीज क्या करी,
वो जैसे 10th के बच्चे को ना वीडियो कॉल पे लेके आते थे, ठीक है, और 10th के बच्चे से पूछते थे 11th क्लास का क्वेश्चन, और उसके बच्चे का जो पेरेंट्स है उसके साथ बैठता था, तो उससे बोलते थे अब कितना भी 10th का कितना भी स्मार्ट बच्चा वो 11th क्लास का जवाब नहीं दे सकता, ऑनेस्टली नहीं दे सकता, है ना। तो फिर उसको पता क्या बोलेंगे 10th वाले बच्चे को कि यार तेरे को तो कुछ नहीं आता, नेगेटिव कर रहे हैं। हाँ, और पेरेंट्स को ये दिखाते थे कि यार ये क्वेश्चन तो हर बच्चे को आता है, आपके बच्चे को नहीं आता, तो पेरेंट को मोरल डाउन, हाँ मोरल डाउन हो जाता है कि यार मैं तो इतने फीस भर रहा हूँ, ये लड़का मेरा स्कूल में जाता है, हम मतलब ये तो हम ये सोचते हैं हमारा बेटा पढ़ रहा है, हमारे बेटे को कुछ नहीं आता। फिर वो क्या बोलेंगे कि हमारा ना 80,000 रुपये का कोर्स ले लो, और अब उस पेरेंट की मतलब कैपेसिटी नहीं है उतना पे करने की, तो ये होती है मिस सेलिंग। तो जब भी आप मिस सेलिंग करोगे, चाहे आप कितनी भी बड़ी कंपनी हो, आपका जो कर्म है वो आपका मतलब खराब कर देगा आपको। तो वो चीज़ हो गई उनके साथ, और ये बहुत सारी अभी भी जो भी कंपनियां कर रही है ना, उनका फ्यूचर भी यही है। अगर आप बच्चे के साथ धोखेबाजी करोगे तो कर्मा आपको देख रहा है, तो कभी भी बच्चे के साथ धोखेबाजी नहीं करनी। अब जैसे कई बार देखते हैं हम लोग एज अ ब्रांड सारे टीचर अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, लाइक विकास दिव्य कीर्ति सर तो खैर वेल नोन है, खान सर हो गए, अलग पांडे सर हो गए, और एक अवध ओझा सर, और वो तो पॉलिटिक्स में चलेगा, राइट। तो क्या ये कई बार होता है ना, अब जैसे लास्ट टाइम पटेल नगर में एक केस हुआ था, तो उनमें लोग कहते हैं कि जैसे लाइक ये लोग कहीं ना कहीं ऐसे प्रमोट कर रहे हैं स्टूडेंट को कि आप आओ यहाँ आगे पढ़ो। क्या लगता है इन लोगों को ऐसे नहीं प्रमोट करना चाहिए कि आप जहाँ हो वहां से भी पढ़ सकते हो? पता है क्या गेम क्या है ना, कि उनको ना ज़्यादा बचत होती है ना, सारा पैसे वाला खेल है, तो इनको लगता है कि यार ऑनलाइन में हमारे को मार्जिन कम बचेगा, और अगर ये बच्चा इसके अंदर कैपेसिटी है यहाँ पे आके पढ़ने की तो इसको यहीं पे बुला लो, तो ये चीज़ रहती है। तो वो नहीं सोचते कि एक पेरेंट्स का पॉकेट कितना, वो नहीं सोचते सर, कोई कुछ नहीं सोचता। उनका ये है कि भाई अगर इसकी बस की है यहाँ पे आके पढ़ना तो इसको एक कोचिंग में बुलाओ, अगर इसके ये है कि यार ये नहीं आ सकता तो फिर इसको ऑनलाइन वाला बेच दो। सर एक बार वो कहते हैं कि एजुकेशन हमारे यहाँ फ्री है, मतलब एजुकेशन में हम प्रॉफिटेबिलिटी के लिए नहीं काम करते हैं, तो हम क्यों नहीं सारे जितने भी इंस्टीट्यूट है प्राइवेट में वो सारे ऑनलाइन ही अवेलेबल रहे? नहीं सर, ये झूठ है ये बात कि एजुकेशन फ्री में है। ये कभी से एजुकेशन फ्री थी नहीं है। एजुकेशन वॉज मतलब हमेशा से एजुकेशन एक बिजनेस ही रहा है। मतलब पहले ऑनलाइन से पहले जितने ब्रांड होते थे, एलन, रेजोनेंस, फिटजी, है ना, पहले पता नहीं होता था लोगों को कि ये ब्रांड इतने पैसे कमा रहे हैं, है ना। अब जब ऑनलाइन आया, जब ये फंडिंग वाली चीज़ हुई, जब चीज़ें पब्लिक हो गई, तब ऑडियंस को समझ में आया कि यार कोई बंदा 5,000 रुपये का कोर्स बेच के भी $1 बिलियन की कंपनी बना रहा है। और उस टाइम मतलब ये ऑनलाइन आने से पहले, कोरोना से पहले क्या होता था कि ये जो कोचिंग वाले हैं ना, रेजोनेंस वाले, ये 2-2 लाख रुपए चार्ज करते थे। तो सोच के देखो, अगर कोई 5,000 रुपये चार्ज करके $1 बिलियन की कंपनी बना सकता है, इन्होंने तो उस टाइम 2-2 लाख रुपए चार्ज करें, तो इनकी तो पता नहीं कहाँ कितनी वैल्यूएशन होगी, और वो अंदर ही अंदर दबा गए पैसा। 9th में मैं पढ़ता था, मुझे याद है पटना में फीस लगता था 55,000, 70,000, 75,000, और रहने का अलग है, खाने का अलग है, ट्रेवल अलग है, और उसमें कुकिंग कर रहे हो तो वो टाइम अलग खराब हो रहा है। राइट। और मैं एक चीज़ और बताता हूँ, जैसे PW है, अनअकैडमी है, बायजूस है। PW का सबसे बड़ा कंपटीशन अनअकैडमी नहीं है, PW का सबसे बड़ा कंपटीशन बायजूस नहीं है, PW का सबसे बड़ा कंपटीशन हम जैसे यूट्यूबर हैं जो यूट्यूब पे फ्री में पढ़ाते हैं। ओके। हाँ, क्योंकि इनसे ना सहन नहीं होता कि यार हम कोर्स बेच रहे हैं और ये कैसे फ्री में दे रहे हैं, ये इतनी बढ़िया एजुकेशन फ्री में कैसे दे सकते हैं, ये चीज़ इनको बहुत खिलस्ती है वो चीज़। तो वो अंडरराइट्स करने की कोशिश करते हैं, आप बहुत सारा करते हैं सर, ये तो चलता है हमारे इस फील्ड में। पर वही है ना, आपकी ताकत बच्चा है, बच्चे को अगर आपका पसंद आता है ना, आप, क्योंकि मेरी जो चीज़ बच्चे को पसंद आती है दैट इज रोनेस, कि मैं बिल्कुल जेन्युइन चीज़ बता देता हूँ कि भाई मैं इतना बढ़िया पढ़ाता हूँ, मेरे से पढ़ के देखो तभी तो आपको पता चलेगा, है ना। पर आजकल जो चीज़ हो गई ना सर, सारी ब्रांडिंग है कि भाई आपकी ब्रांडिंग अच्छी है, आपका PR चलता है, आपके फैन वीडियोस कटते हैं तो ही आपका मतलब कोर्स वगैरह बिकेगा। लेकिन मेरा हमेशा से ये रहा है कि यार जितना फ्री एजुकेशन प्रमोट किया जा सके ना उतना करो, बिल्कुल करना चाहिए सर, है ना। क्योंकि अगर कोई बच्चा जिसकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब है, जिसके फादर लेबर वाला काम करते हैं, वो नहीं कर सकते सर अफोर्ड, वो नहीं कर सकते 55,000 रुपये की कोचिंग, बिल्कुल नहीं। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो लेबर का बेटा पढ़ेगा नहीं, बिल्कुल सर, बिल्कुल पढ़ेगा वो, और हम जैसे लोग पढ़ाएंगे बिल्कुल। तो क्या चार्ज करते हो आप एक सर? मैं तो बहुत ही मिनिमम चार्ज करता हूँ। वी चार्ज ओनली 1,200 रुपीज फॉर पर ईयर, वाओ, एंड ऑल सब्जेक्ट्स। मतलब यही सेम चीज अगर आप किसी ऑफलाइन ट्यूशन वगैरह में जाओगे तो 1,000 रुपये एक सब्जेक्ट का लेता है, एक महीने का। हम 5 सब्जेक्ट देते हैं और पूरे साल का 200 में, 1200 1200 में, और यानी कि एक महीने का 100 रुपये हो गया।
100 रुपए में 5 सब्जेक्ट, और इजीली पढ़ सकता है कोई घर भी, पे बैठ के पढ़ सकता एक है, फोन चाहिए बस। बस देख लो। और मतलब इतने बढ़िया टीचर से पढ़ सकता है। बट आपको नहीं लगता जब आप भी ग्रो करोगे, आप भी जब नहीं सर, ये ऑफलाइन चीज में कभी नहीं आओगे, करूंगा मैं। आप भी जब टीचर ये हायर बेचने वाला करोगे, काम, मतलब बच्चे को लूटने वाला काम कभी नहीं करूंगा, क्योंकि मैं जहाँ पे अभी बच्चा देख रहा है ना, उसी लेवल से उठ के आया हूँ मैं, तो मेरे को उसकी सिचुएशन पता है। क्योंकि मैं सर तो एक सिचुएशन आती है जैसे लाइक आपने ऑफलाइन ले लिया, अब आपका रेंट जा रहा है सपोज 50,000 रुपये, बिजली बिल आ रहा 30-40 हज़ार रुपये रेंट, 80-90 हज़ार ये हो गया, फिर मैनेजमेंट टीम, काउंसलिंग टीम, ये सारी टीम, बहुत सारे खर्चे होते तो हैं। वो तो सर निकालना ही पड़ता है फिर। तो जितना बेयर मिनिमम हो सकता है सर, उतना चार्ज करेंगे हम। जितना मतलब जितना कम से कम किया जा सकता है उतना कोशिश कर, मतलब कम करने की पूरी कोशिश रहेगी। ओके, तो आप इन सब चीज़ों पे अभी से आइडियाज़ पे काम करना स्टार्ट कर दिए? अभी नहीं सर, अभी हमारा प्लान ये है कि ऑनलाइन में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को रीच करके उनकी हेल्प करी जाए। तो अभी हम ऑनलाइन को एक्सपेंड करने की ट्राई कर रहे हैं। ओके, ऑनलाइन अभी पूरा अच्छे से अच्छे कर रहे हैं। हाँ, अभी हम जैसे 9 to 12 कर रहे हैं। इस लास्ट ईयर हमने 11 12 स्टार्ट किया, नेक्स्ट ईयर हम होपफुली जेई और नीट वाला चीज़ भी स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आप ही सारी चीज़ें को देखोगे या और भी टीचर हायर करोगे आप? नहीं, टीचर हायर किए हमने, 10th में हायर किए हैं, 11 12 में हायर किए हैं। तो अब मैं अकेला तो सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ा बिल्कुल सकता, सर। मेरी एक लिमिट आएगी। लेकिन कोशिश ये रहेगी कि जितनी क्लासेस में ले सकूँ मैं लूँ। ओके, लेकिन हाँ, आगे जेई नीट में जो बढ़िया टीचर हैं, जो मेरे से भी बेटर टीचर हैं, उनको हायर करेंगे हम, ताकि बच्चे के पास है ना जो बेस्ट एजुकेशन है वो पहुंचे। क्योंकि मैं, हो सकता है कि मैं मैथ्स अच्छा पढ़ा लूँ, लेकिन फिजिक्स तो नहीं पढ़ा पाऊंगा, या केमिस्ट्री नहीं पढ़ा पाऊंगा, जब बाकी सब्जेक्ट नहीं पढ़ा पाऊंगा। तो जिस टीचर को फिजिक्स अच्छी आती है, मैं तो उससे पढ़वाऊंगा ना, कि भाई बच्चे के साथ वो नहीं होना चाहिए, राइट, बच्चे को बढ़िया टीचर मिले। और मैं कोशिश यही रखता हूँ कि जो मेरे से भी बेटर टीचर है, जिनको मेरे से भी ज़्यादा एक्सपीरियंस है, हम उन टीचर को लेके आए। बिल्कुल सर। 10th तक के लिए आपने बोला एज अ कोचिंग है, जैसे 4-5 सब्जेक्ट हैं, वो सारी चीज़ें पढ़ाते हो आप, और आपके प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। 12th में अलग अलग है या वहाँ पे सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है? अभी तो हमने सर जैसे PCMB, यानी कि जो नॉन साइंस स्ट्रीम है ना, मेडिकल और नॉन मेडिकल, अभी हम उसी को कर रहे हैं। लेकिन आगे आने वाले टाइम में हम कॉमर्स और आर्ट्स को भी स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज आती है, मैंने कॉमर्स ले लिया, पॉलिटिक्स पढ़ना है, किसी को हिस्ट्री पढ़ना है, किसी को अकाउंट्स पढ़ना है। तो अभी तो हम सिर्फ साइंस स्ट्रीम को कैटर कर रहे हैं, लेकिन हाँ, अगले साल हम कॉमर्स और आर्ट्स भी स्टार्ट करेंगे। ओके, कोई स्टूडेंट जहाँ पर आप अपनी परछाई उनमें देखा हो आपने, और कुछ ज़्यादा लगाव हुआ कि नहीं इस पे थोड़ा सा ध्यान देना है मुझे? और एक लड़का आया था अमन नाम से, ठीक है, तो वो मेरे को 10th में फॉलो करता था। तो उसका मेल आता है मेरे को कि भैया मेरे ना फाइनेंशियल कंडीशन वीक है, मेरे को ना आप अपनी टीम में रख लो। तो मैंने एज ए एडिटर उसको रखा था और उससे बात करी। तो मेरे को ऐसा लगा कि यार ये जिस सिचुएशन पे है ना, ये सेम सिचुएशन से मैं गुजर चुका हूँ, क्योंकि वो भी पूरी जान लगा रखी थी उसने, वो भी पढ़ाई करता था, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन भी थोड़ी वीक थी। तो वो भी कह रहा था भैया मेरे को जेई की तैयारी करनी है। तो उसने जेई की तैयारी का जो खर्चा है वो हमने उसको स्पॉन्सर किया था उसका। ओके, हाँ, तो वो हमारे एज ए एडिटर काम करता था, तो आज भी वो हमारे साथ है और पढ़ भी रहा है साथ? हाँ, पढ़ भी रहा है, देख लो। Good. तो वो कोचिंग जाता है और 2 घंटे हमारी एडिटिंग करता है। वो ब्लेजर वाली बात शेयर करना चाहोगे आप? हाँ सर, बिल्कुल शेयर कर सकते हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कई बार क्या होता है ना, हम अपने पेरेंट्स से बहुत कंप्लेन करते हैं कि हमें ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला, उसके पास ये है, उसके पास ये है, मेरे पास ये नहीं है। तो जो भी स्टूडेंट आपको देख रहा है, क्योंकि हम लोग गांव से ज़्यादातर बिलोंग करते हैं, और पढ़ने वाले जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ PCM के जितने भी है, वो ज़्यादातर गांव से ही होते हैं। स्टूडेंट शहर वाले तो फिर भी उनके पास मल्टीपल ऑप्शन जानते भी हैं। वो शहर वाले का क्या सीन होता है ना कि मेरे को कनाडा जाना है, हाँ, मेरे को ऑस्ट्रेलिया जाना है, वो रहता है उनका। तो मैं चाहता हूँ उन स्टूडेंट को ना एक्चुअल लाइफ की रियलिटी पता हो, जो सर आज बैठे हैं वो कैसे बैठे हैं और क्या क्या झेल चुके हैं सर। तो मैं आपको बताता हूँ, मैं जब स्कूल वगैरह में पढ़ाता था तो उस टाइम मेरे पास इतने पैसे नहीं होते थे कि मैं 10 रुपए का ऑटो अफोर्ड करूं। तो जो स्कूल था ना वो 2.5 किलोमीटर दूर था, तो मैं 2.5 किलोमीटर पैदल जाके स्कूल में पढ़ाता था 5 घंटे, फिर 2.5 किलोमीटर वापस आते थे। तो मैं फिर कोचिंग में पढ़ाता था 3 घंटे। तो स्कूल में मेरे को मिलते थे 10,500 रुपये और ट्यूशन में मेरे को मिलते थे 3,500 रुपये। और उस टाइम मैं था 21 साल का और 14,000 रुपये में कमा रहा था। अब एक 21 साल के लड़के के लिए 14,000 रुपये बहुत होते हैं, क्योंकि आप इज्जत का काम कर रहे हो, आप पढ़ा रहे हो बच्चों को, अच्छा काम कर रहे हो। लेकिन फिर मेरे को ना एक और अपॉर्चुनिटी आई, और मैंने कभी भी किसी भी अपॉर्चुनिटी को मना नहीं किया, वो आज भी नहीं करता मैं। तो अपॉर्चुनिटी आती है कि मेरे जो क्लासमेट थे वो करते थे ये वाला काम, क्योंकि हम सारे एक ही तबके के थे। बिल्कुल। तो उस टाइम अपॉर्चुनिटी आई कि आप है ना शादियों में वेटर बनोगे क्या।
तो उसके लिए चाहिए था ब्लेजर और काले जूते और काली पैंट, क्योंकि जो बड़ी शादियां होती हैं उसके अंदर आपको प्रॉपर ड्रेसअप होके जाना पड़ता है। तो उस टाइम मेरा जो काम रहता था जूस वाला काम होता था, कि जैसे आप थाली लेके आप जूस रख के आपको सर्व करना गेट्स को। तो पहले स्कूल में पढ़ाना, फिर कोचिंग आके कोचिंग में पढ़ाना, और फिर शाम को निकलते थे, क्योंकि मैं मोस्टली जो शादी अटेंड करता था वो शाम वाली अटेंड करता था। तो हमारा ये रहता था कि जो शादियों में क्या रहता है कि आपकी वेटर की ड्यूटी तब खत्म होती है जब आपका लास्ट में दूल्हा दुल्हन आपस में डिनर कर लें। उसके बाद हम सब्जियां वगैरह पैक करते थे अपने लिए, घर पे जाके खाते थे। तो सुबह 4 बजे पहुंचते थे, तो नींद भी पूरी नहीं हुई क्योंकि 3 घंटे सो के फिर आपको फिर से स्कूल में जाके पढ़ाना है। और सबसे बड़ा डर ये रहता था कि यार अब मैं जिस शादी में आया हूँ ना, कोई मेरे स्कूल का बच्चा है उसकी फैमिली ना रखी हो, कोई यहाँ ना पहचान ले, तो बेइज्जती हो जाएगी कि यार ये तो मेरा टीचर है, ये मेरे को स्कूल में पढ़ाता है, ये मतलब यहाँ क्या कर रहा है। तो लकीली कभी ऐसा हुआ नहीं। मैंने 40 शादी अटेंड करी। तो उसके बाद भी मतलब फिर ऑनलाइन में आ गए, फिर इतना टाइम ही नहीं बचा। फिर वो जो शादी वाली चीज़ है फिर वो मैंने अपने यूट्यूब वीडियो से इंटरचेंज कर दी। फिर मैं कोचिंग से पढ़ा के शाम में रोज़ की मैं एक वीडियो डालता था। तो 2.5 महीने बाद मेरी पहली वीडियो वायरल हुई। और कई बार क्या होता है कि जब आपकी पहली वीडियो वायरल होती है ना, तो आपको ऐसा लगता है कि अब मेरी सारी वीडियो वायरल होंगी, बट ऐसा नहीं होता है ना। आपको फिर वायरल वीडियो, फिर आपको समझना पड़ता है कि मेरी जो पिछली वीडियो वायरल हुई वो क्यों हुई। फिर आपको पता चलता है कि यार ऑडियंस का टेस्ट ये है, ऑडियंस को ये चीज़ पसंद आती है। फिर आप उसी चीज़ की उसी टाइप की वीडियोस रिपीट करते हो, उसी टाइप की वीडियो बनाते हो। फिर आपकी एक कल्ट ऑडियंस बनती है। फिर आपकी ऑडियंस आपको गाइड करती है कि अगली वीडियो आपको क्या डालनी है। और ऐसे आपकी यूट्यूबर वाली जो जर्नी है वो स्टार्ट होती है। मेरे हिसाब से 2 बहुत अच्छा आंसर दिया आपने। एक तो लाइफ की रियलिटी, और कोई सोशल मीडिया में ग्रो करना चाह रहे हैं उसके लिए भी प्रॉपर स्ट्रैटेजी बताया आपने। सर यूट्यूब मेरे को ना एज ए प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा लगता है। यूट्यूब की सबसे अच्छी चीज़ पता है क्या है? आपकी मान लो वीडियो पे 1 लाख व्यू आ गए, अब 1 लाख सब्सक्राइबर नहीं आएंगे उससे। मान लो 1 लाख लोगों ने वो वीडियो देखी तो 1000 सब्सक्राइबर आए। एक नंबर ले लेता हूँ मैं, 1000। अब जो 99,000 है ना, उनकी थिंकिंग आपसे मैच नहीं करती, ठीक है। 1000 लोगों की आपके से थिंकिंग मैच करेगी, वो रुकेंगे। फिर अगली वीडियो आपकी 1 लाख पे जाएगी, फिर 1000 लोग आएंगे, और ऐसे 1000 इकट्ठे हो गए ना। आपका मान लो 1 लाख ऑडियंस इकट्ठी हो गई। अब वो जो 1 लाख लोग हैं ना, उन सारी लोगों की थिंकिंग आपसे मैच करती है, वो आपके जैसे लोग हैं। ये चीज बहुत अच्छी है। तो जो आपको पसंद नहीं करता वो दोबारा नहीं आएगा आपके पास, लेकिन जो आपको पसंद करता है, जिसका आपके साथ मतलब थिंकिंग मैच कर गई, ऐसा लगे कि यार ये मेरे जैसा बंदा है, वो टिकेगा। और फिर वो आपकी एक ऐसी कल्ट ऑडियंस बन जाती है जो आपको पसंद करती है। तो पेशेंस कह सकते हैं। पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है सर। सोशल मीडिया में आजकल तो इतना कंपटीशन हो गया है कि हर बंदे को यूट्यूबर बनना है, हर बंदे को सोशल मीडिया स्टार बनना है, और वो चाहे कुछ भी करके बनना पड़े। ऐसे बहुत सारे क्रिएटर हैं, जैसे पुनीत सुपरस्टार। मेरे को वो क्रिएटर बहुत पसंद था स्टार्टिंग में, जब वो मीम वाली चीज करता था, लेकिन एक टाइम के बाद ना उसने इतना लीचड़पन कर दिया, मैंने तो उसको अनफॉलो मार दिया भाई। यार मतलब आप नाले में कूद रहे हो भाई, मतलब रह क्या गया है क्या? मतलब इसके बाद तो यही होगा कि आप ईंट उठा के सर पे मार लोगे, बिल्कुल, है ना। वो फिर एक मतलब मेरे को लगता है एक लिमिट होनी चाहिए कि आप कितनी लिचड़पन कर रहे हो। आप एज ए टीचर अगर आप किसी को रिकमेंड करो कि स्टूडेंट को भी, कि अगर फ्री टाइम है फॉर रिलैक्सेशन, अगर आप वीडियो देखना चाहते हो तो क्या देखे वो? आप अच्छी वीडियो देखो यार, स्किल सीखो। मैं तो हर बच्चे को रिकमेंड करता हूँ, सबसे बढ़िया स्किल एज ए स्टूडेंट आप सीख सकते हो ना, दैट इज वीडियो एडिटिंग, है ना। क्योंकि आज के टाइम पे मार्केट में इस चीज की नीड है। क्रिएटर आ रहे हैं तो हर क्रिएटर को वीडियो एडिटर चाहिए। मेरे को खुद चाहिए। मैंने खुद 3-4 जो वीडियो एडिटर हायर करें वो स्टूडेंट है, कोई कॉलेज स्टूडेंट है, कोई 12th में है, राइट। किसी को अगर बहुत ज्यादा नीड होती है तो हम 12th वाले वैसे हायर करते नहीं है, क्योंकि पढ़ाई का प्रेशर होता है, लेकिन कुछ बच्चे की कुछ जरूरत होती है फाइनेंशियली, तो हम हायर कर लेते हैं। तो मतलब ऐसी स्किल सीखो, ठीक है। और मैं ये नहीं बोल रहा कि रील वगैरह मत देखो, क्योंकि अगर रील वगैरह नहीं देखोगे, आप जेनजी हो, आपको पता नहीं चलेगा कि मार्केट में चल क्या रहा है, कौन सा ट्रेंड चल रहा है, कच्चा बादाम चल रहा है, या मतलब बहुत सारे ट्रेंड वगैरह चलते रहते हैं। पॉडकास्ट के लिए भी बता दो ना। मैं अगर आपको अपना पर्सनली बताऊं ना, तो मैं कैसे टाइम स्पेंड करता हूं, तो मैं पॉडकास्ट देखता हूं, मैं आपके भी पॉडकास्ट देखता हूं, और बहुत सारे मतलब पॉडकास्ट वगैरह देखता हूं जहां पे जो मेरी इंडस्ट्री के लोग हैं या जो मेरी हॉबीज है। जैसे मेरे को पर्सनली सिनेमा लाइन बहुत ज़्यादा पसंद है, मूवी मेकिंग वगैरह मेरे को बहुत पसंद है, तो मैं वो पॉडकास्ट देखता हूँ। तो मैं बच्चों को बोलता हूँ कि जिस चीज़ में भी आपकी हॉबी है ना, वो वाले पॉडकास्ट देखो। उससे ना, चाहे अगर आप 1 घंटे का पॉडकास्ट देख रहे हो तो उससे बहुत सारी चीज़ें सीखोगे, बिल्कुल। लेकिन बहुत सारे बच्चे क्या है ना, रील स्क्रॉल करते हैं, ये सोचते हैं कि यार मैं 5 मिनट रील देखूंगा, बंद कर दूंगा, लेकिन वो कब आपका 5 मिनट आधे घंटे या 1 घंटे में चेंज हो जाता है, बच्चे को खुद पता नहीं चलता। तो मैं बच्चों को बोलता हूँ यार, या तो कोई भी स्किल सीखो, ठीक है। मैं ये नहीं बोलता कि स्किल इसलिए सीखो कि अर्न करना है, वो स्किल डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपके काम आएगी, आप पॉडकास्ट वगैरह देखो, या फिर
सबसे बेस्ट चीज बताता हूँ, आप स्पोर्ट्स खेलो। हाँ। आजकल मैं देखता हूँ बच्चे ना पबजी फ्री फायर में मतलब पार्क के अंदर बैठ के भी पबजी खेलते हैं। मतलब सोच के देखो। तो इंस्टेड ऑफ यार पबजी खेलने के, यार ये चीजें खेलने के लिए आप बैडमिंटन खेलो, आप ना क्रिकेट खेलो। उससे मतलब ना मैं देखता हूँ अभी भी जैसे आईपीएल वगैरह स्टार्ट हो गया, तो मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ कि जो स्पोर्ट्स है ना वो देखने की चीज नहीं है, वो खेलने की चीज है। खेलने से आपका सोशल नेटवर्क, आपकी सोशल स्किल्स इंप्रूव होती हैं, फिजिकल इंप्रूव होती है, मेंटल इंप्रूव होती है, आपकी कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ इंप्रूव होती है, आपका टीम बिल्डिंग वाली चीजें मतलब आपकी इंप्रूव होती हैं। देखने से क्या इंप्रूव हो रहा है? सिर्फ आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। और आजकल तो इतना मतलब ये बैटिंग वाली चीजें चल गई, तो बस क्या ही बताऊं मैं। अरे सर हर क्रिकेटर प्रमोट कर रहा है। हाँ जी, मतलब नाम तो नहीं लेंगे कि इतने क्रिएटिव दिख रहा है सर, हर कोई कर रहा है। आप आईपीएल देखोगे हर दूसरी एड बैटिंग की आ रही है, बैटिंग की। और लोग इतना करते हैं, बैटिंग इतनी करते हैं। मैं कल जैसे कैब से आया, तो कैब वाला जो बंदा है ना, उसने बताया कि 20,000 रुपए का लॉस कर चुका है वो, और अभी भी मान नहीं रहा। उसको हमने समझाया, पर वो ये ना वो मानेगा ही नहीं। वो जब तक सब कुछ ना बिक जाए ना, वो मानेगा नहीं। सर वीडियो जब देखते हैं हम लोग जियो हॉटस्टार पे, तो दिखाता है ना 50 करोड़ लोग दिख रहे, 60 करोड़ लोग रहे। हाँ। मैं तो कहता 10 रुपए भी लगा रहे हो ईच, तो बताओ 500 करोड़ हो गए। 500 करोड़ 1 घंटे में, है ना? देख लो कितनी बड़ी इंडस्ट्री है, और लोगों को समझ नहीं आ रहा। अरे बच्चे भी करते हैं बैटिंग। मतलब मैं ये नहीं कह रहा यार, देखो मैच देखना है देखो, ठीक है, नो डाउट आपका एंटरटेनमेंट है। हाँ, मैच को मैच की तरह लो, उसमें पैसे मत लगाओ, सट्टेबाजी मत बनाओ उसको। और आजकल तो ये जो आईपीएल वगैरह वाली चीज है, ये सिर्फ और सिर्फ सट्टेबाजी है सर। तो अब घर में कैसी लाइफ है आपकी? मतलब घर में रिस्पेक्ट और आपको देखने का नजरिया, क्योंकि कई हुआ था ना, आपने स्टार्टिंग में बताया था कि वो कह रहे थे अब तो कुछ कर ले। पहले क्या था ना, जैसे पहले जब मैंने यूट्यूब वगैरह स्टार्ट किया, तो घर वालों को ना कॉन्फिडेंस नहीं आया कि यार वीडियो बनाने के तेरे को कोई पैसे दे रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है। अच्छा। तो पहले 2 साल तो मेरे को घर वालों को समझाने में लग गए कि मैं करता क्या हूँ, कि ऑनलाइन टीचर भी एक मतलब प्रोफेशन हो सकता है। फिर धीरे धीरे जब खान सर, अलग पांडे सर ये सब मतलब फेमस हुए, तब थोड़ा घर वालों को समझ में आया कि ये इस टाइप की भी एक इंडस्ट्री है ना, ये एक अच्छी चीज़ है। पहले तो घर वालों को लगता था कि यार ये ना इसको कोई बेवकूफ़ बना रहा है कि वीडियो बनाने के पैसे देंगे, बट ऐसा नहीं होता। फिर धीरे धीरे जब घर वाले मतलब समझे, अनअकैडमी नाम की कंपनी होती है, अड्डा 24/7 भी चलती है, फिर वो धीरे धीरे घर वालों को थोड़ा काम धंधा मेरा जब समझ में आया, अब तो घर वाले मतलब चिल हो गए हैं, सोशल मीडिया वाली चीज़ को समझते हैं। लेकिन जैसे मेरे घर वालों का माइंडसेट चेंज हुआ, लेकिन आज भी ना बाकी माइंडसेट जनरल ऑडियंस का ऐसा ही है, पेरेंट्स का अभी भी ऐसा ही है। सोशल मीडिया में मतलब समझते नहीं है इस चीज़ को, बुरा समझते हैं इसको। तो मैं कई बार आता रहता है ना बीच बीच में, ऐसी सिचुएशन भी आती रहती है। तो सर देखो, अच्छी चीज़ भी होती है, बुरी चीज़ भी होती है। अब आपको देखना है कि यार आपका बच्चा कैसा है ना। आपका बच्चा अच्छी चीज़ में जा रहा है, बुरी चीज़ में जा रहा है, वो पबजी खेल रहा है ना। अब पबजी को भी आप मोनेटाइज कर सकते हो, उससे भी पैसे बना सकते हो। हाँ। लेकिन अगर आप सिर्फ खेलते रहोगे ना, तो आप फिर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। मैं देखता हूँ एक चीज वायरल हुई थी कि एक बच्चे ने, मतलब वो 13 साल का बच्चा था, उसने फ्री फायर में अपने पेरेंट्स के 6,000 रुपये लगा दिया। और क्या खरीदा? वो जो गन आती है ना, उसकी स्किन जो कलर होता है ना, बस वो गन ब्राउन कलर से व्हाइट कलर दिखेगी, बस इस चीज के 6 रुपये लगा दिए। 6,000 रुपये लगा दिए। तो कह सकते हैं नैरो माइंड भी हो रहा है उनका। या तो सर बच्चे का जो माइंड होता है ना, वो बहुत नाजुक होता है। एक तो उसमें हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, उसको सही गलत समझ नहीं आ रहा है ना। उसमें बहुत सारे उसके ऊपर एग्जाम प्रेशर है, पीयर प्रेशर है, पेरेंट्स का प्रेशर है, उसके ऊपर रिलेटिव्स का प्रेशर है। रिलेटिव पूछते हैं एग्जाम रिजल्ट वाले दिन की तेरे बेटे का क्या रिजल्ट आया। तो बहुत सारी चीजें, घर वालों से ज्यादा चिंता रिलेटिव्स की, और वो अपनी प्रॉब्लम किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता। और जिनके साथ वो शेयर करता है वो उसके क्लासमेट होते हैं। अब उसका क्लासमेट भी वैसा ही है, वो क्या सही गाइड करेगा। और ये जो प्रॉब्लम है ना, ये मैंने समझी, इसीलिए मैं कभी भी बच्चों को ना एज ए टीचर मतलब बात करता ही नहीं हूँ। मैं बच्चे के साथ बिल्कुल भैया बन के बात करता हूँ कि भाई तू मेरे को सारी चीजें बता, क्योंकि तू अकेला नहीं है। पहले तो मैं बच्चे को ना ये समझाता हूँ कि ये जो प्रॉब्लम हो रही है ना, ब्रेकअप हो गया, मास्टरबेशन वाली जो प्रॉब्लम है, या एग्जाम स्ट्रेस है, ये जितनी भी प्रॉब्लम है, तू अकेला नहीं है। पहले तो बच्चा ये सोचता है यार मैं ही तो गलत नहीं हूँ। उसको पहले नॉर्मल करना होता है कि भाई तू अकेला नहीं है, तेरे जैसे ना 1000 लाइन में खड़े हैं, क्योंकि हमारा तो रोज का काम ही है ना। ऐसे ही बच्चे को हम डील करते हैं। तो पहले तो उसको समझाते हैं कि तू अकेला नहीं है, और तू ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ गलत कर रहा है, अभी भी तू सही ट्रैक पे आ जा, और मेरे को पता है तेरे में पोटेंशियल है, वो तू सुधर सकता है। तो हम उसको सुधारते हैं। अब बच्चा ना ये सेम प्रॉब्लम
अपने स्कूल टीचर को नहीं बता सकता, नहीं बता सकता, अपने पेरेंट्स को नहीं बता नहीं सकता, बता सकता। अपने फ्रेंड्स को बताएगा, उसके फ्रेंड को खुद समझ नहीं आ रहा कि भाई इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, जी। वो भी कच्ची एडवाइस दे देता है, और वो एडवाइस उसका नुकसान भी दे सकती है। तो इसीलिए बच्चों को बोलते हैं कि यार एक है ना मेंटोर, जैसे मैं हूं, मैं बच्चों को मेंटोर करता हूँ, गाइड करता हूँ, तो एक मेंटोर से डील करो, अपना जो सीनियर है उससे बात करो, है ना, जिसके सामने आप बिल्कुल ओपन होके बता सको। कुछ पेरेंट्स के लिए बोलना चाहते हैं, क्योंकि कई बार होता है अनवांटेड उनके ऊपर प्रेशर कर देते हैं कि आपको फर्स्ट आना, सेकंड आना, थर्ड बिल्कुल सर, देखो पेरेंट्स, कोई भी पेरेंट है ना बच्चे का नुकसान नहीं चाहता, है ना, हर पेरेंट ये चाहता है कि यार मेरा बेटा आगे बढ़े, लेकिन प्रॉब्लम हो जाती है। हाँ, वो ये होता है ना कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनेगा, हाँ। है ना, मेरा बेटा तो डॉक्टर बनेगा। तो कभी भी है ना बच्चे के ऊपर कोई भी प्रोफेशन ऐसे थोपना नहीं चाहिए, बच्चे का इंटरेस्ट समझो, ठीक है, बच्चे पे ट्रस्ट करो, या बच्चे को 1 साल का टाइम दे दो, है ना। जब वो कॉलेज में होता है, अगर बच्चे से पूछो कि यार तेरे को लाइफ में क्या करना है, अगर बच्चा बोलता है मेरे को सिंगर बनना है, डांसर बनना है, किसी भी तरीके के प्रोफेशन में जाना है, मेरे को कॉमेडियन बनना है, बच्चे को 1 साल का 1.5 साल का टाइम दो कि ठीक है तू 1 साल ले ले, हम तेरे को 1 साल तक नहीं टोकेंगे, लेकिन हाँ 1 साल के बाद फिर तू हमारे हिसाब से चलेगा। अगर आप 1 साल के अंदर प्रूव करके दिखा देते हो अपने पेरेंट्स को, या अर्न करके दिखा देते हो, या फिर एक अच्छे लेवल पे पहुंच के दिखा देते हो, तो आपके पेरेंट्स डेफिनेटली सपोर्ट करेंगे। मेरे पेरेंट्स क्या मतलब यूट्यूब को लेके बहुत पॉजिटिव नहीं थे, लेकिन मैंने जब प्रूव करा ना कि हाँ मैं बिल्कुल सही चीज कर रहा हूं, तब मेरे पेरेंट्स ने सपोर्ट दिखाया। मैं हर बच्चे को बोलता हूं कि यार आपको ना अपने पेरेंट्स को खुद समझाना पड़ेगा, आपके पेरेंट्स सबसे ज्यादा आप पे भरोसा करेंगे, तो आप प्रूव करके दिखाओ कि यार इससे पैसे कमाए जा सकते हैं, इस हॉबी से, या जो भी चीज आप कर रहे हो, जो भी आपका पैशन है उसको प्लीज फॉलो करो। पेरेंट्स को प्रूव करके दिखाओगे, आपका सबसे बड़ा सपोर्टर, सबसे पहले आपके लिए ताली बजाने वाले जो इंसान होंगे वो आपके पेरेंट्स होंगे। और बच्चे ना सच में बचपन में ये सोचते हैं कि यार मेरे पेरेंट्स है ना मेरे दुश्मन है, बट ऐसा नहीं होता। जब आप कॉलेज के बाहर जब दुनियादारी में पैर रखते हो, आप जब जॉब वगैरह ढूंढते हो, तब आपको समझ में आता है कि भाई आप मतलब मेरे जैसे को मेरे पेरेंट्स ने संभाल कैसे लिया, ऐसे लगता है। और ये एक मेन रीजन भी कह सकते हैं, जो लोग चाहते हैं कि हम एजुकेशन करें कहीं और जाएं, हाँ, लाइक दिल्ली चले जाएं, कोटा चले जाएं, बैंगलोर चले जाएं। आजकल ना सर हर बच्चे को क्या चाहिए, फ्रीडम चाहिए। हाँ। उसको ना पेरेंट्स से दूर जाना है, और उससे ना उसको ना अपने दोस्तों के साथ है ना बकचोदी करनी है बाहर जाके। सच है ये चीज सच है, तो उसको बकचोदी करनी है, तो उसको ना अब जो चीज रोक रही है उसके पेरेंट्स से रोक रहे हैं। हाँ। क्योंकि शाम को उसको उसी घर में जाके सोना है। बिल्कुल। अब वो उसको चाहिए हॉस्टल वाली लाइफ, कि मैं तो है ना मतलब मेरे को कूल लाइफ चाहिए मेरे को, कि मेरे को फोन चलाऊं, कोई रोक के ना टोके ना, मैं अपने दोस्तों के साथ गेड़ियां मारूं, मैं बाहर घूमूं, बाहर का खाऊं, मोमोज खाऊं, मेरे को कोई रोकने टोकने वाला नहीं चाहिए। और हर इंसान को फ्रीडम तो पसंद आती है, तो इसलिए चाहता है कि यार मैं बाहर जाके पढूं। बहुत सारे बच्चे ऐसे मैं जानता हूं जो कोटा या सिक्कर चले जाते हैं, उसको जेई नीट की तैयारी नहीं करनी, जस्ट फॉर द सेक कि मेरे को फ्रीडम मिलेगी, मेरे को 2 साल कोई टोकेगा नहीं। और फिर वो जब 2 साल निकल जाते हैं ना, तब उसको समझ में आता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। और एक शोबाजी हो जाए कि हाँ शोबाजी कर रहा हूँ। और ये शोबाजी वाली जो चीज है ना सर, ये 4 दिन का शौक है, 5वें दिन है ना आप वहीं पे आ जाओगे, आपको रियलिटी समझ में आ जाएगी कि जो पेरेंट्स बोलते थे वो सच था। पर वही ना, जब तक ठोकर ना पड़े तब तक आदमी को अक्ल नहीं आती। एज अ करियर आप लोगों को क्या रिकमेंड करते हो? गवर्नमेंट जॉब, एंटरप्रेन्योर बनना चाहिए, टीचर बनना चाहिए? पर्सनल आपका क्या ओपिनियन है? इसमें देखो सर, हर इंसान है ना हर चीज अलग अलग करने के लिए बना है। हर इंसान डॉक्टर नहीं बन सकता, सारे लोग इंजीनियर नहीं बन सकते। तो आप अपना पर्सनल इंटरेस्ट देखो, क्योंकि देखो पैसे तो ज्यादा फर्क नहीं है, हर चीज में पैसे हैं, चाहे आप हर चीज में पैसे हैं, ऐसे कोई इंडस्ट्री नहीं है जहाँ पे पैसे ना हो। हर चीज में पैसे हैं, मतलब आप चप्पल बेच के भी पैसे बना सकते हो, आप कैमरा बेच के भी पैसे बना सकते हो, आप बच्चों को पढ़ा के भी पैसे कमा सकते हो, आप मतलब कुछ भी कर लो, पैसे हर चीज में। लेकिन आपका इंटरेस्ट किस चीज में? क्योंकि चलो आप किसी प्रोफेशन में सिर्फ पैसे को देके चले जाओगे ना, तो 4 दिन करोगे, 5वें दिन है ना आपका मन उठ जाएगा आपका। अगर आपको काम करके शांति नहीं मिल रही तो उस पैसे को क्या करोगे? है ना। तो आप पहले अपना इंटरेस्ट देखो, ठीक है। अगर आपको लगता है कि यार मेरे को शांति वाली जिंदगी चाहिए, मेरे को बसोड़ी नहीं चाहिए, तो आप गवर्नमेंट जॉब में चले जाओ। अगर आपको अपना पैशन फॉलो करना है, कॉमेडियन बनना है, सिंगर बनना है, शेफ बनना है, लॉयर बनना है, जो भी आपको बनना है, आप उस चीज में जाओ। पैसे 2 कम कमाओगे लेकिन सेटिस्फाई रहोगे। और सबसे मेन चीज ये है कि देखो, अगर आप दुनिया को दिखाओगे ना, दिखाने के लिए करोगे कुछ, तो दुनिया तो यार कभी सेटिस्फाई नहीं होती। खुद को सेटिस्फाई करो, वो ज्यादा जरूरी है। तो आप अपने पैशन को फॉलो करो। ओके, अभी रिजल्ट भी मेरे हिसाब से आने वाला 10th का, तो कई बार होता है ना, हमें लगता है कि 60% आ गया तो हमें तो यही सब्जेक्ट मिलेगा।
तो उनको क्या सजेस्ट करना चाहते हैं? कई बार होता है ना कि 60% लेके उसका मन टूट जाता है कि मैं साइंस साइड नहीं ले पाऊंगा, अब तो जाएगा बीकॉम में भी जाऊंगा नहीं, और एज अ मजबूरी वो पॉलिटिकल साइंस आर्ट्स ले लेता है। तो वैसे स्टूडेंट को क्या मतलब क्या सजेस्ट करना चाहते हो आप? बहुत सारे बच्चे तो सर ये सोचते हैं कि मेरे 10th में ना अच्छे नंबर नहीं आए तो मेरी लाइफ खराब हो गई, बट ऐसा नहीं है। आपके 10th के मार्क्स, बीइंग ए टीचर मैं ये चीज बोल रहा हूँ, रियल लाइफ में इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं डालते, है ना। बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं 10th ही सब कुछ है ना, या जेई नीट करूंगा तभी मेरी लाइफ सक्सेसफुल होगी वरना मैं तो कुछ कहीं का नहीं बचा। बट ऐसा नहीं है। आपकी डिग्री डिसाइड ही नहीं करती, आपके परसेंटेज है ना डिसाइड ही नहीं करते कि आपकी लाइफ का जो बी पॉइंट है ना वो कहाँ जाके रुकेगा। जो बंदा मेहनत करना जानता है ना सर, जिसने मेहनत करने की आदत डाल ली है, वो कहीं ना कहीं मतलब निकल ही जाएगा, है ना। स्कूल आपको सिर्फ किताबी नॉलेज नहीं देता, स्कूल आपको मेहनत करना सिखाता है। बहुत सारे बच्चे मेरे से पूछते हैं कि यार ये जो आप अल्फा बीटा गामा सिखा रहे हो ये लाइफ में तो काम आते नहीं है यार। लेकिन काम आते हैं सर, बिल्कुल काम आते हैं। माइंड एक्सरसाइज में भी कह सकते हैं। माइंड एक्सरसाइज, और देखो अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल प्रिंट इंजीनियरिंग कर रहे हो, ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है आपको कॉलेज में प्रिंटर से रिलेटेड, प्रिंटिंग से रिलेटेड चीजें सिखाई जाएंगी। लेकिन अगर आप वो डिग्री करके किसी और प्रोफेशन में चले गए, फिर आप बोलोगे कि यार ये जो मेरे को सिखाया गया था वो तो काम ही नहीं आया। हाँ राइट। अगर आप बीएससी कर रहे हो तो आपको साइंस वाली चीजें सिखाई जाएंगी, लेकिन आप कर रहे हो गवर्नमेंट जॉब, फिर आप बोलोगे मेरे रियल लाइफ में काम नहीं आया। तो ऐसा नहीं है। कॉलेज वाली चीजें, अगर आप कोडिंग कर रहे हो, है ना, आपने कंप्यूटर साइंस से कोडिंग करी, तो आप कोडिंग वाली फील्ड में जाओगे तो आपको डेफिनेटली वो वाली चीजें काम आएंगी। लेकिन अगर आप किसी और फील्ड में चले गए, फिर आप नहीं बोल सकते कि भाई आपकी गलती, आपने प्रोफेशन चेंज किया। आप ऑलरेडी पहले से कंफ्यूज थे कि आपको किस चीज में जानना है। तो पहली चीज, आपके 10th के 12th के मार्क्स कभी भी आपको नहीं रोक सकते। अगर आप मेहनत करना जानते हो, आप अपना पैशन फॉलो करो, मेहनती हो, आपके आसपास का जो सर्कल है, आपके आसपास के कैसे लोग, आपकी संगत कैसी है, वो डिसाइड करती है। ये 3 चीजें ठीक रखो, आप कहीं ना कहीं जिंदगी में अच्छी जगह पहुंचोगे। ठीक है। दोस्त कैसे बनाना चाहिए इनको? दोस्त कैसे बनाने चाहिए? दोस्त हमेशा ऐसे बनाओ जो आपसे लाइफ में बेटर कर रहे हैं, है ना। क्योंकि एक बहुत प्यारी कहावत है कि आप है ना हमेशा जो आपके आसपास 4-5 लोग हैं, आप हमेशा उसके एवरेज होते हो, है ना। तो दोस्त हमेशा ऐसे बनाओ जो आपको मोटिवेट करे। अगर आप ऐसे दोस्त बना लोगे ना जो टाइम वेस्ट करते हैं, जो सोशल मीडिया पे टाइम वेस्ट करते रहते हैं या गेड़ियां मारते रहते हैं, आज नहीं तो कल आप भी उनके जैसे बन जाएंगे, है ना। क्योंकि संगत ही सब कुछ है। आपके आसपास का जो लोग है ना, जैसी उन लोगों में उठो बैठोगे वैसी बातें होंगी, फिर वैसा आपका माइंडसेट बन जाएगा। जैसी चीजें आप देखते हो, जैसी चीजें आप सुनते हो, फिर आपका सबकॉन्शियस माइंड में वैसी चीजें चलती हैं। तो हमेशा पॉजिटिव लोगों के साथ रहो, जो आपको मोटिवेट करे, जो आपको गाइड करे, जो आपको अच्छे रास्ते पे चलने के लिए मतलब शिक्षा दे। ऐसे लोगों के साथ जुड़ो, रादर ऑफ जो अपना, जिनको खुद लाइफ में कुछ पता नहीं, वो आपको क्या गाइड करेंगे। बच्चों को एग्जाम स्ट्रेस से कैसे फ्री करें? कई बार वो ना बहुत प्रेशर ले लेते हैं। सर एग्जाम स्ट्रेस जो आता है ना, एक तो बच्चा एक दूसरे को आपस में कंपेयर बहुत करते हैं, है ना। कई बार पेरेंट्स कंपेयर करते हैं कि यार फलाने का बच्चा शर्मा जी का बेटा, बोलते थे ना कि शर्मा जी के बेटे को देख। तो बच्चे को ना पेपर का इतना स्ट्रेस नहीं है जितना उसको मतलब नंबर्स का स्ट्रेस है कि मेरे नंबर अच्छे आ जाएं। और वो कहते हैं ना कि अगर नंबरों के पीछे भागोगे तो फिर आप कहीं नहीं पहुंच पाओगे। तो आप कभी भी नंबर लेने के लिए ना पढ़े, आप ये सोचें कि जो सब्जेक्ट है उसकी जेन्युइन जो नॉलेज है वो क्या आपको मिल रही है कि नहीं। तो एग्जाम स्ट्रेस से डील करने का सबसे बेस्ट तरीका मैं बताता हूँ। आप देखो, सबसे पहली चीज तो ये समझो कि आप है ना अपनी लीग में चल रहे हो, है ना। कोई इंसान आपसे बेटर भी कर रहा होगा, कोई आपसे पीछे भी होगा, लेकिन आप अगर कंपेयर करोगे तो आपको कंपैरिजन से कभी भी खुशी नहीं मिल सकती, कंपैरिजन से हमेशा दुखी मिलता है। और ये चीज मैं ना पेरेंट्स को भी बोलना चाहूंगा कि आप अपने बच्चे को किसी और बच्चे से कंपेयर ना करें, है ना। हो सकता है आपके बच्चे में कोई और टैलेंट हो, है ना, वो आज अभी बाहर नहीं निकल के आया, क्या पता वो बाद में बाहर निकल के आ जाए, है ना। तो हर बच्चे के अंदर एक अलग कैपेबिलिटी है। तो प्लीज अपने बच्चे का जो प्लस पॉइंट है ना उसको पहचानो, इंस्टेड ऑफ कि यार मेरे बेटे में तो सारे नुकसान है, आप ये बोल के उसको और परेशान ही कर रहे हो। एजुकेशन में आपको क्या क्या लगता है सर जो प्रॉब्लम लगती है और उसको चेंज करना चाहिए? सर सबसे बड़ी चीज है कि आजकल जो एजुकेशन हो गई ना वो सिर्फ मार्क्स सेंट्रिक हो गई है कि यार मेरे बेटे का ना नंबर आ गए ना तो वो मतलब अच्छा पढ़ रहा है, अगर उसके नंबर नहीं आए तो उसको कुछ नहीं आता। तो मेरे को लगता है कि मार्क्स सेंट्रिक ना होके नॉलेज सेंट्रिक हो। तो बच्चा अभी क्या करता है ना, रट्टे मारता है कि यार मेरा ना बस पेपर में अच्छे नंबर आ जाए, और पेपर खत्म होने के 4 दिन बाद आप उससे वही क्वेश्चन पूछोगे ना, नहीं बता पाएगा। उसको बस पढ़ना पेपर के लिए है।
राइट। और अगर आप किसी और देश में जाके देखोगे ना, तो वहां पे कंसेप्ट क्लियरेशन पे ज्यादा फोकस किया जाता है कि मतलब स्किल सीखे, है ना, कि भाई बच्चे को इस सब्जेक्ट की सच में नॉलेज हो, चाहे नंबर पेपर में कम आ जाए। हमारे यहाँ पे क्या होता है कि रट्टे मार लो, है ना, तो रट्टे मारने की जगह गाना भी बना ना, रट्टा मार मार, हाँ ये चल रहा है, बहुत फेमस गाना है वो, तो रट्टा मार। हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में जो सबसे बड़ी चीज चेंज होनी चाहिए मेरे हिसाब से, कि रोट लर्निंग को चेंज करके सीखने पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। ये सबसे बड़ा चीज है। क्योंकि ना मैंने 1-2 मूवी हॉलीवुड देखा है, उनको ना जब वो हाई स्कूल में होते हैं उनको प्रोजेक्ट दे दिया जाता है। हाँ, प्रोजेक्ट दे दिया जाता है, क्राइम से रिलेटेड सारी चीजों का प्रैक्टिकल चीजों पे ज्यादा फोकस कराते हैं, और जो प्रैक्टिकल जो दुनिया वाली जो चीज है ना वो सिखाते हैं। हमारे इधर क्या है कि भाई ये एनसीईआरटी किताब है, ये तेरे को पढ़नी है, पेपर में नंबर लेके आने हैं, अगर तेरे नंबर अच्छे आ गए तो तू लाइफ में कुछ करेगा, नहीं आए तो तेरा कुछ नहीं होने वाला। ये चीज है ना फीड कर दी जाती है हमारे स्टूडेंट्स के माइंड में, बिल्कुल, कि भाई तू यही करेगा तो ही तेरा कुछ होगा। और मेरी तो फेवरेट मूवी है तारे जमीन पर। मैं तो हर इंसान को बोलता हूँ ये मूवी देखनी चाहिए, बहुत अच्छी मूवी है। तो उसमें भी यही सिखाया गया है कि भाई अगर आपके बेटे में मानते हो सकता है कि आपके बेटे को पढ़ना पसंद ना हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उस पर प्रेशर डाल के जबरदस्ती उससे पढ़वा सकते हो। वो नहीं पढ़, आपका पैसा लगेगा, आपका टाइम वेस्ट होगा, बच्चा आपका परेशान रहेगा, है ना। तो बच्चे की जो क्रिएटिविटी है ट्राई करो, बच्चे से पूछो, बच्चे से बात करो, है ना। बच्चे से जब बात करोगे तभी तो वो आपके साथ ओपन होकर चीजें अपनी बता पाएगा। हम क्या है, बच्चे को नालायक है, कुछ नहीं करता, टाइम वेस्ट करता है, ये बोल दोगे तो वो बच्चा और डिप्रेशन में चला जाएगा, है ना। वो फिर आपको जो सच में प्रॉब्लम है ना वो आपको बताएगा ही नहीं वो ये सोचेगा कि यार मेरे पेरेंट्स तो डांटते हैं, इनको क्या बताएं, ये तो समझेंगे ही नहीं। अगर आप ये चीजें बोल के अपने बच्चे को खुद से दूर कर रहे हो, कहीं ना कहीं वो गैप बन जाता है, फिर हाँ गैप बन जाता है, फिर कम्युनिकेशन गैप होगा, वो आपको बताएगा नहीं, वो किसी और को बताएगा, फिर हो सकता है वहां से गलत एडवाइस मिल जाए, फिर वो बच्चे फिर गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं। एजुकेशन सर हमारे लिए आज भी सबको पता है कि देश के जो कहते हैं ना ग्रोथ में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन एजुकेशन। बिल्कुल सर। तो क्या लगता है हमारी गवर्नमेंट अभी भी इतना अवेयर नहीं कर रही है, चीज़ें अवेलेबल नहीं है इजीली कि जो हम लोग अच्छे से पढ़ाई कर सके और अच्छा ग्रो कर सके? सर इंडिया की देखो गवर्नमेंट नो डाउट अच्छा कर रही है, स्लोगन भी आया था कि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, और गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम्स वगैरह लेके आती है। लेकिन हमारे इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है ना कि एक तो पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, हमारा देश इतना बड़ा है ना, इतने अलग अलग कल्चर हैं, और एकदम से चेंज लेके आना बहुत टफ है ना। वो चेंज आते आते 10 से 15 साल लग जाते हैं, और तब तक फिर और चीज़ें नहीं आ जाती हैं, तो ये दिक्कत है। तो इंडियन एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारी चीज़ें चेंज होनी चाहिए। एक तो रोट लर्निंग, उससे फोकस हटाई दो बिल्कुल। दूसरा प्रैक्टिकल अप्रोच, और तीसरा परसेंटेज पे फोकस ना करके हम बच्चे को सीजीपीए वाला जो सिस्टम आया था ना वो वापस आना चाहिए, वही ज्यादा बेटर कि बच्चे को एग्जैक्ट परसेंटेज मत बताओ कि तेरे 95 आए हैं 96 आए हैं, बच्चे को ये बता दो कि तेरे जो परसेंटेज है ना 90 से लेकर 95 के बीच में है। हाँ, तो ताकि जो 91% वाला जो बच्चा है और 94 वाला परसेंट वाला जो बच्चा है उसमें आपस में गैप ना हो, गैप ना हो, वो चीज, ये 3 चीजें चेंज होनी चाहिए। बाकी नो डाउट देखो यार, हमारा जो पुराना वेदों वाला जो सिस्टम होता था ना, जो मतलब पुराना जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम था, जो रियल जो रूट वाला जो गुरुकुल वाला जो चीज थी, वो आ जाए तो मैं तो मानता हूँ सर बेस्ट है। वो तो लगता है रिवर्स हो सकते हैं हम फ्यूचर में। बहुत टफ है, क्योंकि हमारी जो इंडियन वाली जो चीजें है ना, जो मेंटलिटी है, वो ये कि हम फॉरेन से चीजें सीखें, और वो यहाँ से सीख के गए हैं, वो यहाँ से सीख के गए हैं। तो हमारी जो रियल, मैं कल की बात बताता हूँ, मैं हॉलीडे इन में गया हुआ था, तो वहां पे ना बहुत सारे फॉरेनर आए हुए थे, क्योंकि आगरा में था तो 90% लोग फॉरेनर थे। तो मैं सुबह उठ के देखता हूँ वहां पे ना गार्डन में 15 फॉरेनर योगा कर रहे हैं, बिल्कुल, और इतने परफेक्ट तरीके से कर रहे हैं ना, पूछो मत। मतलब ऐसे प्रॉपर, मतलब रोकना परफेक्ट पोजीशन को इतने बढ़िया तरीके से कर रहे हैं, और वहां पे मेरे को एक भी इंडियन नहीं मिला जो योगा कर रहा हूँ। और योगा इंडिया से डेवलप हुआ है, मतलब फॉरेनर हमारी अच्छी चीजें सीख गए, लेकिन हमने फॉरेन की जो खराब चीजें वो सीख ली, डिवोर्स रेट सीख लिया, ये जो नेगेटिविटी चीजें है ना वो सीख ली। हम क्या करते हैं ना, हम अपने कन्वीनियंस के हिसाब से चीजें सीखते हैं, जो बेस्ट चीजें वो नहीं सीखते। और जब मैं उन फॉरेनर वगैरह से बात करी तो मेरे को पता चला कि वो इंडिया में जो बढ़िया हिस्ट्री है, जो कल्चर है, ये देखने आते हैं। बिल्कुल, जो हमारे रियल इंडिया है वो देखने आते हैं। और हमारा जो इंडियन है क्या करते हैं, फॉरेनर से खराब चीजें सीखते हैं, ये ब्रेकअप वाला कल्चर, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला कल्चर, या जो डिवोर्स वाली चीजें हैं, या रात को। और हमारे तो इंडिया में ये माना जाता है कि अगर आप रात को दारू पी के घूम रहे हो, अगर आप सिगरेट पी रहे हो, तो वो रियल फेमिनिज्म है। बट ऐसा नहीं है, बहुत नेगेटिविटी चीजें हैं सर, क्या करें।
क्योंकि ना मैं जब गोवा में था ना, तो मैं एक फॉरेनर से मिला था, तो रशिया से थे वो। तो बातचीत में हुआ कि आप लोग जैसे यहाँ पर कपड़े छोटे छोटे पहनते, क्यों पहनते? तब उन्होंने बताया कि ऐसा नहीं कि हमें शो ऑफ करना होता है यहाँ पे, यहाँ का टेम्परेचर कम है, हम अपनी कंट्री में फुल जैकेट स्लिप में होते हैं। हाँ, लेकिन आप लोग पता नहीं क्यों नोटिस करते हो इन चीजों। राइट। और हमारे को ये लगता है कि छोटे कपड़े पहनना मतलब फेमिनिज्म, हाँ, कि लड़की तो आगे बढ़ गई, बिल्कुल दारू पी ली इसने आगे बढ़ गई, बट ऐसा नहीं है। रियल फेमिनिज्म है कि भाई आप अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहे हो, फाइनेंशियली और इकोनॉमिकली, सोशली, इस तरीके से आप सपोर्ट करो फैमिली को, है ना। आप मतलब किसी से दबो मत। देखो, फेमिनिज्म का असली मतलब ये नहीं है कि आपको किसी को दबाना है। बिल्कुल, आपको फेमिनिस्ट इसलिए बनना है कि कोई और आपको ना दबा सके, है ना। आपको स्ट्रोंग बनना है। स्ट्रोंग बनने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी को मार काट करने लग जाओ, आपने दारू पीने लग गए, आप रोड पे रात को 2 बजे घूम रहे हो तो आप मतलब आगे बढ़ गए, ऐसा नहीं है। सुबह न्यूज में आ रहे हो। हाँ, सुबह न्यूज में आ रहे हो। बिल्कुल सही बात। अच्छा सर, कोई अदर कंट्री को कंपेयर कर सकते हैं हम अपने कंट्री में, जो आपको स्पेशली लगा कि नहीं इनका एजुकेशन सिस्टम मुझे अच्छा लगता पर्सनली? मेरे को सब पर्सनली जो सबसे बढ़िया लगता है जापान का। जापान का एजुकेशन सिस्टम सबसे बेस्ट है। कुछ 1-2 एग्जांपल शेयर करना चाहते हो आप? एक तो सर वहां पे ना कम उम्र में ही बच्चों को स्विमिंग सिखाने स्टार्ट कर दी जाती है। हाँ, या स्पोर्ट्स में छोटे बच्चे भी होते हैं। हाँ, स्पोर्ट्स में डाल दिया जाता है ना। वहां पे प्रैक्टिकल अप्रोच ज्यादा है, और वहां के आप लोगों को देखोगे मतलब बिल्कुल भी एटीट्यूड नहीं है, लंबी मतलब बहुत लंबा जीते हैं वो। और वो मतलब जो ऑर्गेनिक चीज है ना उन पे ज्यादा फोकस करते हैं। वो आर्टिफिशियल मेड चीजें नहीं खाते ज्यादा, वो खेतों वाली जो ऑर्गेनिक चीजें हैं वो ज्यादा खाते हैं। तो हमें, और इसलिए वो लंबा जीते भी हैं। तो और बचपन से मतलब उनको ना प्रैक्टिकल अप्रोच होती है, उनको स्पोर्ट्स में डाल दिया जाता है, स्विमिंग या जितनी भी स्किल्स है वो सिखाई जाती हैं। इसीलिए लोग वहाँ के लोग आगे हैं हमसे। तो ये चीज, अच्छी चीजें सीखनी चाहिए हमें। हम क्या सीखते हैं? सिगरेट पीना। कुछ रिकमेंड करना चाहता है अपने स्टूडेंट को, कुछ बोलना चाहता है जो ये वीडियो देखेंगे, जो अपलोड होगा? जो बच्चे बोलते हैं ना टाइम नहीं मिल पा रहा, पता क्या करो, एक डायरी लो, अपना ना लिखो कि तुम अपने 24 घंटे में से कहाँ कहाँ अपना टाइम वेस्ट करते हो। ठीक है, अब ये टाइम मैं कैसे बचा सकता हूँ, और फिर उस पर तुम एक्शन ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो। बहुत सारे बच्चे ये होता है कि यार टाइम नहीं मिलता भैया, मैं तो पढ़ाई कहाँ से करूँ, मेरा तो इतने टाइम वहां वेस्ट हो जाता है। और वो बच्चे 2-2 घंटे सोशल मीडिया चलाते हैं। बिल्कुल। अगर आप आज के टाइम पे किसी भी बच्चे का फोन का स्क्रीन टाइम देखोगे ना, 4-4 घंटे इंस्टाग्राम चलाता है वो। उसको इंस्टाग्राम रील वगैरह देखने के लिए टाइम मिल जाता है, फिर वो पूरा रील वगैरह देख के रात को ना सोते टाइम है ना छत को देखते हुए सोचेगा कि यार आज तो है ना मैंने अपना पूरा दिन वेस्ट कर दिया, गिल्ट में आएगा। फिर क्या सोचेगा, चल कोई नहीं, कल से मैं अपना चेंज करूंगा रूटीन। लेकिन वो कल कभी नहीं आता। कल क्या होगा, वो सेम चीजें पिछले वाला दिन रिपीट मोड पे चल जाएगा। बेस्ट एग्जांपल बताता हूँ, इलोन मस्क। मतलब मेरे को तो बहुत पसंद है वो, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां चलाते हैं, वो दुनिया के सबसे अमीर इंसान है। उनसे ना एक इंटरव्यू में पूछा गया था कि आपका ना स्क्रीन टाइम कितना है, 1 मिनट था। 1 मिनट। और बहुत सारे लोगों को लगता है कि ट्विटर के जो ट्वीट होते हैं वो खुद लिखते हैं, बट ऐसा नहीं है, उनकी टीम लिखती है। जब वो बंदा इतना अमीर होके वो इस चीज को, सोशल मीडिया को तवज्जो नहीं दे रहा। पता है दूसरे देश में जो स्मार्ट लोग है ना, उन्होंने सोशल मीडिया बना दिया जस्ट आपको बिजी रखने के लिए, है ना। उन्होंने एक ऐसा ट्रैप बना दिया जिसमें उनको पता आप फंसोगे ही फंसोगे। आप 5 मिनट सोशल मीडिया चलाने जाते हो, आप कब, आपको पता नहीं चलता कब वो 5 मिनट 1 घंटा बन जाता है। बिल्कुल। तो ये चीज भाई अपना थोड़ा ना कम करो। मैं ये नहीं बोल रहा कि सोशल मीडिया मत देखो या छोड़ दो, लेकिन एक ना रूटीन बना लो कि भाई मैं सिर्फ आधे घंटे चलाऊंगा। बहुत सारे बच्चे मेरे से पूछते हैं कि भैया सोशल मीडिया कैसे छोड़ें। अगर आप 4 घंटे चलाते हो, तो अगर आप ये सोचोगे ना कि यार मैं कल से ना बिल्कुल नहीं चलाऊंगा, तो आप नहीं छोड़ पाओगे। 2 दिन छोड़ोगे, उसके बाद है ना आपके अंदर है ना वो तलब बोलते हैं ना, बिल्कुल इतनी वो होगी कि यार मैं चला लूं। तो आपको क्या करना है, डेली आप आधा घंटा कम करो, और इसको 0 नहीं करना। ये करो कि आधा घंटा चलाऊंगा बस। 4 घंटे चलाते हो, अगले दिन 3.5 घंटे, फिर 3 घंटे, और ऐसे करते करते लास्ट में आधे घंटे तक लेके जाओ। कंटेंट चेंज कर सकते हैं। हाँ, और आप अपना टाइम फिक्स कर लो कि मैं रोज रात को सोने से पहले आधा घंटा सोशल मीडिया चलाऊंगा, बस बात खत्म। अगर बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, उठते ही सबसे पहले ना फोन चेक करेंगे, आँख खुले न खुले पहले फोन के लाइट से। हाँ, और वहां से फिर क्या होता है ना कि आपका जो डोपामिन राइज है वो पहले ही आपने इतना हाई सेट कर लिया। उसके बाद आप जब पढ़ने बैठोगे ना, आपको पढ़ाई बोरिंग लगेगी। आपका मन मतलब इतना चंचल हो जाता है ना कि आप एक जगह फोकस नहीं कर पाते। तो ये सोशल मीडिया की वजह से होता है। आपको ना आपका जो अटेंशन स्पैन है वो इतना कम हो गया कि आपको हर 30 सेकंड में आपको वो डोपामिन राइज चाहिए। बिल्कुल सर। आप सिटिंग नहीं कर पाते। बच्चे को मैं बोलता हूँ सेल्फ स्टडी करो, 15 मिनट बैठेंगे और ऐसे लगेगा कि मैं बस उठ जाऊं यहाँ से।
सच है, बिल्कुल सच है। इसलिए क्योंकि ना जब हम किसी चीज़ को देखते हैं, जैसे लाइक पर्टिकुलर मोबाइल की बात करते हैं, मोबाइल एक इन्फॉर्मेशन ना बाय वीडियो और वॉइस ओवर के थ्रू देता देता है, हाँ। और जब हम बुक्स में जाते हैं तो हम ना ग्रेस्प एग्जैक्टली कर रहे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हाँ। यार क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, इतनी बोरिंग लगती है, मन नहीं हाँ। लगता पढ़ाई में। और फिर सोच के देखो आप कैसे बन गए हो, आप मतलब एक चीज पे 30 सेकंड से ज्यादा फोकस नहीं कर पा रहे, फिर कैसे बनेगी आगे, मतलब आगे तो बहुत दिक्कत आने वाली है फिर आपको। सबसे पहले तो फिर से थैंक यू करना चाहूँगा सर, थैंक यू सर। आपने इतना अच्छा वैल्यूएबल कंटेंट दिया, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है हमारे कंट्री के बिल्कुल लिए, सर। क्योंकि हर कंट्री का ग्रोथ एजुकेशन से ही जाता है। हमारे आज के बच्चे कैसे होंगे वो कल डिसाइड करेंगे हमारा भारत कल का कैसा होगा। और कहते हैं ना, हमारा तो स्लोगन है पढ़ेगा इंडिया तो तभी तो बढ़ेगा इंडिया, राइट। और इसको कितना अफोर्डेबल बनाना है इस पॉडकास्ट में लोगों को समझ में जरूर आ गया होगा। बिल्कुल। कई बार होता है कि कई टीचर बाउंड हो जाते हैं कहीं पे, वो कुछ करना चाहते हैं लेकिन वो कहीं कर नहीं पाते, राइट। वो एक स्टेप ले नहीं पाते, लेकिन शायद मे बी आपकी जर्नी से वो कुछ तो सीखेंगे आज, बिल्कुल। और मे बी अपना स्टेप ले और आपकी तरह इंडिविजुअल करें। हाँ, क्योंकि अगर आप भी पढ़ाना चाह रहे हो ना तो आप पढ़ा सकते हो। बिल्कुल। आप घर पे बैठ के फोन से लाखों बच्चों को पढ़ा सकते हो, और लाखों बच्चे अपने घर पे बैठ के फोन से पढ़ सकते हैं। बिल्कुल सर, और कोई भी रिसोर्सेज आपको रोक नहीं सकता। तो मेरे हिसाब से ये सारी चीज़ें लेसन एक पॉडकास्ट में जरूर सीखने को मिल जाएगा, और स्टूडेंट के लिए आपने काफ़ी अच्छी सारी एडवाइजरी भी दी है, तो मेरे हिसाब से वो काफ़ी वैल्यू करेगा। और मैं चाहूँगा हम नेक्स्ट पॉडकास्ट जरूर करें, जल्दी करें। बिल्कुल सर। जब आप आ जाओगे ऑफलाइन में, हम जियोपॉलिटिक्स की बात करें, क्योंकि उसमें शायद एक्सप्लोर कर सकते हैं हम और भी सब्जेक्ट्स वगैरह, ताकि स्टूडेंट आपसे और ज़्यादा कनेक्ट कर सके। बिल्कुल सर, और मेरे को भी आपसे बात करके सर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच सर।